नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं हमारा खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की लेकर, जिसमें हम बात करेंगे उन किस्सों की जो कुर्सी से जुड़े हुए हैं। रोज की तरह खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आज हमारे शो में बात करेंगे बिहार की, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अब यूपी का साथ मिल गया है, यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का साथ मिल चुका है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को। बिहार में कुल मिलाकर 20 साल पहले की तस्वीर देखने को मिल रही है। 20 साल पहले लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी की तिकड़ी हुआ करती थी। आज उनके बेटों ने मोर्चा संभाल लिया है। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव आज लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी का साथ देने के लिए पहुंच चुके हैं। और ये साथ है वोट अधिकार यात्रा को लेकर। और कैसे यात्रा में पहुंचते ही या बिहार पहुंचते ही अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे हमने अवध में बीजेपी को साफ कर दिया, अब वक्त आ गया है कि मगध से भी बीजेपी को साफ कर दिया जाए। आपको जानकारी दे दें कि राहुल के साथ आज भोजपुर जिले के आरा से रोड शो की शुरुआत हुई है। ये मेगा रोड शो आरा से सारण और फिर सिवान जिले तक जाएगा। इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। रोड शो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन है। इसका सीधा मैसेज वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भोजपुर बेल्ट में अखिलेश को मैदान में उतारने के पीछे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रणनीति है। बिहार पहुंचते ही अखिलेश यादव ने अपनी लाइन क्लियर कर दी। अखिलेश ने दावा किया कि इस बार बिहार से बीजेपी का पलायन होगा। यूपी में जैसे अवध से हटाया, वैसे ही बीजेपी को अब मगध से भी हटाएंगे। सबसे पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या दावा किया है। बिहार की जनता को तेजस्वी जी पे भरोसा है कि वो पलायन नहीं होने देंगे बेरोजगारों का। लेकिन एक बात जो साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। ये इस्तेमाली पार्टी है, लोगों को बर्बाद कर देती है इस्तेमाल करने के बाद। कि अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। अवध से हटाया है बीजेपी को, मगध से भी बीजेपी हटेगी। तो इस बार अवध में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने उत्तर प्रदेश में काम किया और इसी को लेकर अखिलेश यादव बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और यही वाला फॉर्मूला वो बिहार में भी लाने की चर्चा कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये फॉर्मूला कामयाब हो गया अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि अवध में नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, लेकिन क्या ये तिकड़ी इतनी मजबूत नजर आ रही है बिहार में? मगध जहां पहले से ही एनडीए कमजोर है, जहां की 6 सीटें कुल एनडीए जीत पाया था, 20 सीटों पर महागठबंधन ने चुनाव जीता था, वहां पर ये कुछ कमाल कर पाएंगे? नहीं, देखिए, एक तो ये कि पहले से ही बिहार में, जिसको वो पीडीए कहते हैं अखिलेश यादव, वो जितना संभव हो उतना मजबूत खांचा पहले ही वो बना हुआ है। लालू प्रसाद यादव अकेले मुस्लिम यादव के नेता नहीं हैं, उनके पास और भी जातियां जुड़ी हुई थी और उसी वजह से बिहार में चाहे जो हो जाए, एक 25 से लेकर 30% के बीच का एक मतदाता समूह, कभी वो 22-23 हो जाता है, कभी वो और ऊपर चला जाता है, लेकिन वो मतदाता समूह हर हाल में लालू जी के नाम पर जुड़ा रहता है। अब आप नया यहां जोड़ क्या सकते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बाद में प्रयोग किया, वो प्रयोग यहां पहले से है। यहां नीतीश कुमार जेडीयू के नेता जो कुर्मी समाज से आते हैं, वो वहां नेता के तौर पर हैं। यहां जीतन राम मांझी वो एनडीए का हिस्सा हैं। यहां चिराग पासवान जो पासवान समाज के सबसे बड़े नेता हैं और दूसरे लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं, वो यहां उनके साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता वो उनके साथ हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो जो सोशल इक्वेशन, सामाजिक समीकरण की बात होती है, वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और दूसरी पार्टियों का बड़ा स्ट्रांग है। अब अखिलेश क्या जोड़ सकते हैं? अखिलेश इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते सिवाय घटाने के। क्यों? आपने कहा कि मुलायम सिंह, लालू जी और सोनिया जी की तिकड़ी थी, ये तिकड़ी कभी नहीं रही। ये एक दूसरे को हमेशा मतलब एक तरह से कहें कि एक दूसरे की महत्वाकांक्षा की राह में अगर सबसे बड़ा रोड़ा गाड़ी के आगे काट कोई रखता था तो यही लोग रखते थे। मुलायम सिंह यादव ने कभी लालू जी को नहीं बनने दिया। मुलायम सिंह की राह में सोनिया गांधी अड़ंगा रही, सोनिया जी की राह में मुलायम सिंह अड़ंगा रहे, चिट्ठी नहीं दिया। तो कुल मिलाकर ये ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब इनके पुत्रों का हाल समझिए। इस समय अगर देखें तो तेजस्वी और अखिलेश अपनी जमीन पर फिर भी बहुत मजबूत दिखते हैं। अभी अभी अखिलेश बड़ी सफलता हासिल करके आए, 111 विधायक, 37 सांसद, वो बड़ी चीज होती। तेजस्वी यादव सिर्फ 10-12 सीटों से हार गए थे 2020 का चुनाव, नहीं तो वो जीत जाते। लालू जो कहें कि लालू राज से, लालू की छवि से, उससे निकल करवाए थे।
अब लालू जी की छवि फिर हावी हो गई, वो फिर से अध्यक्ष बने हैं, लगातार बनते रहे। राहुल गांधी के हाथ में क्या है? राहुल गांधी क्या इस स्थिति में है कि वो कुछ जोड़ सकें? तो याद आता है कि हां, मुसलमान मतदाता समूह अब उनको निगाह से देखता है। तो ये पहले भी देखता था, वो लालू जी को वैसे भी देखता था। और अखिलेश यादव तो वहां जाएंगे और मान लीजिए कुछ ज्यादा लोगों ने अखिलेश जी का नारा वारा लगा दिया, तो फिर वो कहेंगे कि भाई यहां हमको इस विधानसभा में कुछ नारे लगाने वाले मिले थे, तो हमको भी कुछ सीट दे दो। तो वो जो जाएंगे वो घटाने जाएंगे, बढ़ा नहीं सकते हैं किसी। न तो ऐतिहासिक ऐसा कोई संदर्भ रहा है कि एक दूसरे की मदद करते रहे। जहां उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा है उसके इधर उधर एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ठीक है, वैसे जाना अलग बात है, लेकिन कुछ घटा बढ़ा पाएंगे ऐसा नहीं होने वाला। अभी शक्ति का प्रदर्शन तो विनोद अग्निहोत्री जी किया जा रहा है, अपना एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव चाहे प्रधानमंत्री बनाने का दम भरें राहुल गांधी को, या राहुल गांधी वोट चोर के नारे लगवाएं। अब अखिलेश यादव भी इसमें जुड़ रहे हैं। यहां से कितना दम वो फूंक पाएंगे इस नैरेटिव में जो राहुल लेकर चल रहे हैं? देखिए, आपने कहा जैसा कि एकजुटता दिखाने की बात, ये ऑप्टिक्स होते हैं पॉलिटिक्स में। अब चंद्रबाबू नायडू बिहार में एनडीए में क्या जोड़ पाएंगे, लेकिन अगर आते हैं तो एक कहा जाएगा भी चंद्रबाबू नायडू आए, तो वैसे ही है। हालांकि अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बहुत नज़दीकी है, सीमाएं मिली हुई हैं, कल्चर सांस्कृतिक रूप से सामाजिक रूप से काफ़ी चीज़ें समान हैं। एक चीज़ जोड़ सकते हैं अखिलेश यादव, वो ये जोड़ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी वहाँ हमेशा अकेले लड़ती रही है चुनाव, कभी उसने आरजेडी से गठबंधन नहीं किया और कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई। उसको उत्तर प्रदेश सीमावर्ती इलाकों में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 2,000, इस तरह वोट मिलते रहे हैं। कुछ जगह कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने वाले सपा के टिकट से लड़े, अच्छा वोट ले गए। तो वो जो वोट है, फुटकर वोट ही है वो, लेकिन वो जुड़ेगा जब अखिलेश यादव होंगे। और वो उन सीटों पर जहाँ 1,500 से विधानसभा का चुनाव छोटा चुनाव होता है, तो 1,500 कई सीटों 200, 150 वोट से हार जीत हो जाती है। तो अगर ऐसी किसी सीट पर अखिलेश यादव का वोट प्लस करता है महागठबंधन को, तो उसका लाभ होगा। तो एक तो ये होगा। दूसरा परसेप्शन का कि भाई, तीसरा ये एक विपक्ष मतलब जो सत्ता पक्ष है, जो बिहार में जो इनका महागठबंधन का विरोधी खेमा है, उसको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भाई देखिए अखिलेश यादव नहीं है। हम ही लोग कहते, अगर अखिलेश नहीं जाते, अभी परसों ही खबर आ रही नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग कहने लगे थे अखिलेश नहीं जा रहे हैं, लेकिन तो वो भी बात खत्म होगी। और एक जो आपका जो इनका महागठबंधन का जो वोट है और जो अखिलेश जी की जाने से और थोड़ा सीमेंटेड होता है जाने से, तो ये सब फायदे होते हैं। बाकी तो लड़ाई वहां तेजस्वी लड़ रहे हैं। कांग्रेस कुछ ऐड ऑन कर सकती है, ऐड ऑन ये करती है। देखिए, कांग्रेस को हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश बिहार में सही भी है, जमीन पर उस तरह नहीं है, लेकिन वो ग्लू का काम करती है। जैसे लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होता तो ये 43 सीटें नहीं आती इनकी, ये, और तब एनडीए जो है वो 50-55 सीटों से आगे निकल कर पहुंच, हो सकता 60 सीटें में जीत जाता। तो वो जो होता है, वो जो साइड ऑन होता है, उसका फायदा मिलता है। कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे 2005 में, ये 10 में जब चुनाव हुए थे, तो 22 सीटें आई थी आरजेडी की, और कांग्रेस की भी बहुत नाम मात्र सीटें आई थी। उसके बाद से उनको सबक मिल गया कि एकजुट होकर लड़ना है, तो लगातार लड़ रहे हैं। 2015 में नीतीश कुमार भी साथ थे, तो कांग्रेस 26 सीटें जीती थी 43 में, 20 में वो 19 सीटें ही जीत पाई 72 में। लेकिन कांग्रेस का जो भी 2%, 4% वोट है, वो ऐड ऑन ही करता है। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी की जो टीम है, उनकी कोशिश है कि दलितों का एक बड़ा सेक्शन जो लीडरलेस है, जिस कम्युनिटी से जगजीवन राम जी आते थे, उसको कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ जोड़ा जाए। ईबीसी का एक सेक्शन जो आ सकता है, उसकी कोशिश की जाए। अब कितना कामयाब हो पाते हैं तो नतीजे बताएंगे, लेकिन कोशिश ये हो रही है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने यूपी में ये करके दिखाया, पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन यहाँ नीतीश के साथ तेजस्वी यादव की लड़ाई होती है और नीतीश के सामने फॉर्मूला चल नहीं पाता, और इस बार इस फॉर्मूले को चलाने की कोशिश है। इसलिए जहां पहले से कमजोर है एनडीए, वहीं पर ताकत दिखाने की कोशिश है, उसी मगध रीजन से साफ करने की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी अब कैसे एक्साइटेड है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत के साथ ही तेजस्वी और राहुल ने एक्स पर कई फोटोज शेयर किए। एक पिक में अखिलेश और तेजस्वी गले मिलते नजर आ रहे हैं। अखिलेश लाल गमछा पहने और राहुल गांधी कैप पहने दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें लिखा है, जन अधिकारों की रक्षा के लिए जारी वोटर अधिकार यात्रा ने क्रांति ला दी है। वहीं तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी जो है घबराई हुई है,
जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है, इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ों पे हमारी पैनी नज़र है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं हैं। तो देखिए, उत्तर भारत की लड़ाई, आप समझिए कि उत्तर भारत के ही जो नेता हैं वो भारतीय राजनीति में डोमिनेट करते हैं और ये भी माना जाता है कि जो दिल्ली के सिंहासन का रास्ता है वो इन दोनों ही राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजधानी पटना और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर जाता है। अब ये तीनों नेता इस वक्त बिहार में हैं। क्या कमाल समीर जी ये कर पाएंगे? अब जैसे तेजस्वी कह रहे हैं कि उथल पुथल तो हमने मचा दी है एनडीए के खेमे में, वो लोग अब ये तो सोच रहे हैं कि इनका काट क्या निकाला जाए। ये अपनी एकता भी दिखा रहे हैं और आकर बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इस बार जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है वो महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति उनके सामने है। 2020 में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का प्रदर्शन रहा था कि बिल्कुल करीबी लड़ाई में वो सत्ता से बाहर हो गए थे, उसके बाद 5 साल में तेजस्वी यादव की स्थिति मजबूत होने के बजाय कमजोर भी बहुत ज़्यादा हुई है। बीच में नीतीश कुमार आपके साथ आते तो आपको लगता है कि 2025 का चुनाव हम मिलकर जीत लेंगे, नीतीश कुमार फिर चले जाते हैं। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव परिवार से अलग कर दिया जाता हो, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से लगातार पार्टियों को जोड़ रहे हैं और चुनाव में चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बनकर जो उभरा है इस बार बिहार की राजनीति में, और जिस तरीके से वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, तो महागठबंधन को ये डर है कि भाई 2020 के चुनाव में तो चिराग पासवान अलग था, चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार की पूरी लंका ही लगा दी थी। इस बार चिराग पासवान तो सत्ता के साथ है, तो इस बार प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर का भी उसी वोट बैंक पर ध्यान है जो वोट बैंक बहुत ज्यादा मजबूत महागठबंधन के साथ था। वो मुसलमानों को आकर्षित कर रहे हैं, वो पिछड़े लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, और लगातार तेजस्वी और कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। तो मुझे लगता है कि ये महागठबंधन को लग रहा है कि भाई इस बार चुनौती बहुत बड़ी है हमारे सामने, और 20 साल से सत्ता से बाहर है बिहार की राजनीति से अगर आप देखेंगे। तो अगर इस बार भी अगर हम सत्ता में नहीं आ पाए तो फिर तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा अपने पार्टी के नेताओं को रोक के रखना। राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने होगी कि भाई आप बिहार हार गए तो बंगाल में ममता बनर्जी आपके लिए बहुत स्पेस नहीं होगी। महागठबंधन कैसे एकजुट रहेगा? अखिलेश यादव आखिरी दिन पहुंचे हैं। अभी कल जो प्रियंका गांधी ने कहा था हेलमेट पहनते समय कि भैया आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तो उसी तरह से अखिलेश यादव एक दिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहां चले गए। अगर अखिलेश यादव इनके साथ होते तो सिर्फ एक दिन की यात्रा में क्या आते, कम से कम 2 से 3 दिन रहते हैं। ठीक है, अखिलेश यादव का वोट बैंक और तेजस्वी यादव का वोट बैंक सेम है, उनका यादव और मुसलमान का जो उत्तर प्रदेश में समीकरण है वही समीकरण बिहार के अंदर है। अखिलेश यादव संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भाई यादवों से और मुसलमानों से बटना नहीं है, जहां मैं हूं, जहां कांग्रेस है और जहां तेजस्वी यादव है, वोट वहीं पड़ना चाहिए, वो चाहे यादवों का हो चाहे मुसलमानों का। इसके अलावा जो पीडीए का जो सपोर्ट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मिला था लोकसभा चुनाव में, तो अखिलेश यादव बताना चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में पीडीए ने मेरा समर्थन दिया था, वैसा ही पिछड़ा दलित बिहार के अंदर महागठबंधन के साथ आए। लेकिन उसके बाद उपचुनाव भी हुए। अगर लोकसभा में अखिलेश यादव जीते थे तो उपचुनाव में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव हारे भी है, जहां उनके बहुत प्रोमिनेंट मजबूत सीट रही है। तो ठीक है कि महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें स्टालिन भी वहां पर आ चुके हैं, ममता बनर्जी आई नहीं है, उद्धव ठाकरे अपने गणपति उत्सव के कारण नहीं आ पाए। तो इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है वहां पर, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल अलग हो चुके हैं। के नेता हैं जो इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, हम अखिलेश यादव की बात करें, चाहे हम तेजस्वी यादव की बात करें, मोटा मोटी समीर जी इनका जो वोट बैंक है वो भी एक जैसा है। एमवाई समीकरण पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जीतते आए हैं और एमवाई समीकरण पर लालू यादव ने जीत दर्ज की। लेकिन 2005 के बाद से इस एमवाई समीकरण के अलावा जितनी भी जातियों को जोड़ने की कोशिश तेजस्वी ने की नीतीश के सामने, अगर नीतीश नहीं है तो वो फेल हुआ ना। निश्चित इस बार वो जोड़ पाएंगे कि नहीं, बहुत मुश्किल है। देखिए ना, नीतीश कुमार तो मतलब बिहार के राजनीति में ऐसे है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू है। वो दोनों के साथ सरकार बना चुके हैं, वो लालू प्रसाद के साथ भी सरकार बना चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार बना चुके हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और ये तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि भाई बिना नीतीश के कोई सरकार नहीं बना सकता। नीतीश जिसके साथ जाएंगे वो सरकार बनाएंगे। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है मुझे लग रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी रैलियां कर रहे हैं, देखिए खाली एमवाई गठबंधन से कभी कोई सरकार नहीं बनती है। राजनीति में, लोकतांत्रिक उसमें प्रक्रिया में सरकार बनाने के लिए कम से कम 3 सामाजिक बड़े वर्गों का समूह जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 में पूर्ण बहुमत की, तो उसके साथ उसका अपना जो पिछड़ा वोट बैंक था वो एकजुट था, मुस्लिम वोट बैंक था, और सवर्णों का भी एक सेक्शन उनको मिला था। कांग्रेस की सरकार भी ऐसे ही बनती रही। बीजेपी ने भी जब की सरकार तब बनी है जब बीजेपी को भी पिछड़ी जातियों का एक बड़ा समर्थन मिला है
जो उत्तर प्रदेश में। और बिहार में चूंकि नीतीश कुमार के पास ईबीसी का वोट एक बड़ा जनाधार है, इसलिए वो तराजू का ऐसा बांट है कि जिस पलड़े में बैठ जाते हैं वो पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन अब नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में धीरे धीरे वही होने वाली है जो उत्तर प्रदेश में मायावती जी की हुई। एक समय यही उत्तर प्रदेश में हो गया था कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी ये ट्राइंगल था, और मायावती जी एक तरह से वो, हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ वो 1993 में काशीराम जी ने समझौता किया था, उसके बाद 1919 में लोकसभा में हुआ जो कोई कारगर नहीं हुआ, तो वो 3 बार उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, बीजेपी के साथ हो गई। लेकिन धीरे धीरे उनका वोट जिसने श्रिंक किया और आज वो 11-12% वोट पर हैं और उससे भी कमी है, और लोकसभा में भी एक सीट नहीं है उनकी, तो वही स्थिति धीरे धीरे जनता दल यू की हो सकती है बिहार में। वो फिर एनडीए यानी बीजेपी बनाम आरजेडी के बीच का मुकाबला हो जाएगा। देखिए, ये तस्वीर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक और तस्वीर नजर आ रही है। इसमें राहुल गांधी भी हैं, इसमें तेजस्वी यादव भी हैं, इसमें अखिलेश यादव भी हैं, तो साथ में रोहिणी आचार्य भी खड़ी हुई नजर आ रही है। अभी तक मीसा भारती की मौजूदगी खूब हमने देखी थी बिहार के चुनावों में, लेकिन अब एकाएक रोहिणी आचार्य हैं जो लीड ले रही हैं एग्रेसिवली सोशल मीडिया पर भी। जब जब उनके पिता के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, उनके भाई के बारे में कुछ कहा जाता है तो रोहिणी आचार्य हैं जो एग्रेसिवली जवाब देती हैं। इसलिए उनकी ये जो तस्वीर है काफी दिलचस्प नजर आ रही है। रोहिणी नजर आ रही है लेकिन मीसा भारती कहीं नजर नहीं आ रही। अमूमन जब बात आरजेडी की होती है तो कोई कार्यक्रम आरजेडी का होता है तो तेजस्वी यादव के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आता है तो वो मीसा भारती होती हैं। अब रोहिणी आचार्य पॉलिटिकल इवेंट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखती थी, लेकिन इस बार की यात्रा में मीसा भारती की जगह रोहिणी आचार्य नजर आ रही हैं, जो अपने आप में एक दिलचस्प पिक्चर है। मीसा भारती की जगह रोहिणी आचार्य जी, क्या फर्क हर्षवर्धन जी लगता है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो हर परिवार में होता है बड़ा स्वाभाविक है, इसमें मतलब कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। लालू जी के भी जो परिवार है उनके पुत्र और पुत्रियों के बीच में विरासत की लड़ाई बड़ी हो गई। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी का इस तरह से अलग हो जाना, अलग तो पहले दिन से थे, उन दोनों के बीच में कभी पटी नहीं, चाहे दोनों कुछ भी बोल रहे हैं, कृष्ण अर्जुन कहें हम युद्ध जिताएंगे, लेकिन कभी पटी नहीं और बड़े खराब हालात रहते थे। लोग जो वहां जो जानते हो तो बताते हैं कि घर में मारपीट तक की नौबत आती थी तेज प्रताप और उस तरह की जो स्थिति बनती थी। मीसा एक समय में अपने आप को ये मानती थी कि वो जिस तरह से चाहेंगी उस तरह से राजनीति चलेगी, लेकिन तेजस्वी ने जब से कमान संभाली है तब से इन सबको खारिज किया है। रोहिणी आचार्य जो एक अपने पिता को उन्होंने जीवन दान जैसा दिया, सिंगापुर तब वो रहती थी, वहाँ इलाज कराया उनका, लेकिन रोहिणी आचार्य जिस तरह से अभी बोल रही हैं, और कल का तो उनका बयान वो बड़ा, मतलब मैं तो नहीं चाहता हूं कि उसको सार्वजनिक तौर पर बड़ी चर्चा की जाए, उन्होंने जिस तरह से उसका जिक्र किया लीडरशिप के मुद्दे पर, यानी तेजस्वी की लीडरशिप पर राहुल गांधी ने यह सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तो बिया हुआ नहीं तय किया हुआ, आप लोग तो बड़ा आगे तक की सोच रहे हैं। अब मतलब वो जिन शब्दों में उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता हूं यहां बोलूं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो एसर्ट कर रही हैं, वो अपनी उस भूमिका को लेना चाहती हैं। वो अभी राजीव प्रताप रूडी से वहां हारी थी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लेकिन वो कोशिश कर रही, और मीसा शायद उनके हाथ से स्लिप कर गई है, जो लालू परिवार की विरासत थी वो स्लिप कर गई। तो अब तेजस्वी और रोहिणी आचार्य की केमिस्ट्री दिखती है। क्या तेज प्रताप यादव के बाहर जाने से मीसा भी कुछ नाराज हैं, दुखी हैं, या वो नहीं, उनको लगता है कि तेजस्वी अभी मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ सकते हैं तो उनके साथ खड़ी? तो मुझे लगता है ये परिवार के बीच का द्वंद्व है, इसका बाहर की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात इसको अच्छे से समझिए, वहां अखिलेश यादव कुछ अगर देने की स्थिति में होते तो सचमुच उस तरह से नजर आते। ये रस्म प्रक्रिया, रस्म अदायगी भर है, चले गए हैं, और कभी कोई मतलब जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि नायडू जी आ जाए, कहां भाजपा बुलाती है इस लिहाज से कि आओ हमारे लिए किसी तरह से, ना भाजपा को कोई और कोई ऐसे बुलाएगा जहां कोई जरूरत होगी। हाँ, जहां आप उस तरह से मिलते हैं कि एक दूसरे के साथ चलेंगे तो होगा। यूपी में जो भाजपा के सहयोगी दल हैं वो ऐड करते हैं, वो जोड़ते हैं, तो उनको भाजपा चाहेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रतीक भर है, अच्छे चित्र बनेंगे, अच्छी रील बनेंगी, बाकी ये सब लोग एक दूसरे को जितना संभव हो सकेगा कट टू साइज करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी राहुल गांधी के बर्ताव से बहुत नाराज हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम उन्होंने नहीं किया, इससे बहुत नाराज हैं, और एक तरह से उनका यह मानना है कि राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा में बदल गई है, इससे तेजस्वी का कोई भला नहीं हो रहा है। देखिए, अखिलेश यादव कह चुके थे ना कि भाई राजनीति में अपने हर प्रदर्शन की कीमत वसूली जाती है, तो अखिलेश यादव आज गए तो वो सीट बंटवारे में भी इसकी कीमत वसूल करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे मैं आया हूँ यहाँ पे आपके लिए चुनाव प्रचार करने के, मेरा भी वोट बैंक है, तो 2-4 सीटें मेरे भी लिए निकाल के रखिए, बिहार में मैं भी अपनी पार्टी को टिकट देना चाहता हूं और मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं,
तो मेरा भी जो बनता है 2 या 4 या 5 सीटों का, वह इंडिया गठबंधन मुझे दे, तो वो अपने कई क्षेत्रों में अपने सीट उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई यादव समीकरण और मुसलमानों का जो वोट बैंक है बहुत स्ट्रांगली इनके पीछे खड़ा है, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि अभी मैं इनकी मदद करूंगा तो अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है, तब तेजस्वी यादव मेरे प्रचार के लिए आएंगे, तब राहुल गांधी बहुत ज्यादा सीट की डिमांड नहीं करेंगे। मैं कहूंगा बिहार में आपकी मदद की थी, अब उत्तर प्रदेश में आप मुझे ज्यादा समर्थन दो। तो मुझे लगता है ये अपनी अपनी सीटों का क्षेत्र राज्य की राजनीति का है कि अब हम आपको समर्थन कर रहे हैं, 2027 में योगी के खिलाफ आप मुझे समर्थन कर देना, फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में देखेंगे हम साथ में रहते कि नहीं। तो स्थानीय राजनीति का अपना अपना क्षेत्र है फिलहाल। स्थानीय राजनीति में समीर जी अब कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, इसको लेकर भी चर्चा बड़ी खूब होने लगी है, क्योंकि अभी तक वोट चोर के नारे राहुल गांधी लगवा रहे थे, तेजस्वी यादव लगवा रहे थे, वोट अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को जो भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उसने जबरदस्त बवाल मचा दिया। बिहार से लेकर बंगाल तक इसका इंपैक्ट दिखा, दिल्ली से महाराष्ट्र तक इसके रिएक्शन सामने आने लगे। लेकिन एक बात जिसे हर किसी ने नोटिस किया वो है राहुल गांधी की चुप्पी। राहुल गांधी गालीकांड के बाद से कई सभाएं कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर राहुल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब हर कोई राहुल गांधी से माफी की उम्मीद कर रहा था, उस समय राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बेगुनाह इल्जाम लगाने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। राहुल गांधी ने लाइन इस संदर्भ में लिखी ये तो नहीं बताया, लेकिन इस लाइन को गालीकांड के बाद राहुल की चुप्पी से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि राहुल गांधी अब चुप हैं। वो जरूर कल जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ था उस पर बोल रहे हैं, सत्यमेव जयते कह रहे हैं, लेकिन गाली कांड पर एक खामोशी नजर आती है। और हर्षवर्धन जी जो हम जिक्र कर रहे हैं वो आपके ट्वीट से, आपके पोस्ट से ही हम लोगों को समझ में आया कि कहीं ये खामोशी वही वाली खामोशी तो नहीं जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कल्प्रिट होता है वो चुप हो जाता है। नहीं, देखिए राहुल गांधी ने ये हमला नरेंद्र मोदी के ऊपर किया था वोट चोरी को लेकर, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप उसको ध्यान से देखिए। मीडिया ने जितना वोट चोरी के, वोट अधिकार यात्रा के इस पूरे माहौल को जितना आगे बढ़कर दिखाया है, पीएम को नहीं दिखाया है। राहुल गांधी की इस अधिकार यात्रा, इस वोट चोरी के अभियान को दिखाया है। बाकायदा 2-2 बार लाइव सभी टीवी चैनलों ने देश के, जब ये कहते हैं कि मीडिया तो पूरी तरह से बस सरकार के लिहाज से काम करता है, उसको चलाया। यहां तक कि कई बार तो नीरस सा हो गया तब भी चला, लेकिन वो जो जिसको है ना बज़ था वो खत्म हो गया है। वोट चोरी सुनते ही लोगों को चिढ़ आती है कि कैसा आदमी ये लगातार झूठ बोलता रहता है, सिर्फ अफवाह फैलाता है। सारे लोग निकल कर सामने आ गए, तो एक तरह से कहें कि जो गुब्बारा था वो पूरी तरह से पिचक गया। अब राहुल गांधी का संकट क्या है कि उन्होंने जो चीज अक्सर उनके साथ ही देखा गया है कि वो जो करते हैं गलत हो तो वो यू टर्न नहीं लेते हैं। कई बार राजनीति में कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, उसको यू टर्न कहा जाने लगा, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो अच्छा है। राहुल गांधी के साथ ये को बहुत अकड़े रहते हैं, वो एक तरफ चल दिए तो चल दिए। वो इस यात्रा में भी वही होता दिख रहा है और वो सब पर भारी पड़ रहा है। अब जब आपने ये लिखा और अब आप चुप हैं तो जनता उसको देखकर निश्चित तौर पर वही सोचेगी। और बिहार के लोगों को तो ये लग रहा है ना कि भाई ये आदमी आकर देश भर में तो ऐसे कहता रहा, यहां आकर ये कह रहे हैं कि अरे बिहार में वोट चोर, किसका चोर हो गया। अब अगर सचमुच इतने वोट चोरी हुए होते तो क्या वो बिहार में सड़कों पर धरना प्रदर्शन के तौर पर, आंदोलन के तौर पर न दिखता। और बिहार तो वैसे ही बड़ी आंदोलन वाली भूमि है, बड़ी जागरूक भूमि है, वहां अगर नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये पॉलिटिकल कैंपेन भर रह गया है। राहुल गांधी अपने उठाए मुद्दे पर बुरी तरह से फंस गए, सिर्फ फेस सेविंग की कोशिश हो रही। यानी जो एक नया मुद्दा राजनीति में आया बिहार की विनोद अग्निहोत्री जी, और उस पर खूब इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई या उसमें खूब सेंटिमेंट्स जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को गाली देने का मामला, बीजेपी खूब एग्रेसिवली इस पर वर्क कर रही है, खूब उसके नेता इस पर बयान कर रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और सामने पलटकर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, वो इस मुद्दे पर मौन नजर आते हैं, वो खामोश नजर आते हैं। सेंटिमेंट किधर आपको जाता हुआ नजर आता है? इमोशनल कौन सा मुद्दा ज्यादा बिहार को हिट करेगा, या यूं कहूं कि इस मुद्दे ने क्या ओवरशैडो कर लिया है वोट अधिकार यात्रा वाले मुद्दे को? देखिए, सेंटिमेंट का अंदाजा खाली यहां बैठ के लगाना संभव नहीं है। 2019 के चुनाव में हिमाचल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को यही गाली दी थी, तो क्या बीजेपी हार गई थी चुनाव? वहां 4 सीटें जो है हिमाचल की बीजेपी जीती थी। तो और उस पर उस वक्त न किसी ने माफी मांगी, न किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी। वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, सत्ती साहब। ये महाशय जिन्होंने गाली दी है, ये तो इनका तो कोई मतलब किस पार्टी में है अभी तक यही स्पष्ट नहीं हो पाया है। मतलब और गिरफ्तार हो गए हैं, अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर है कांग्रेस के नेताओं को ये कहना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी को जिसने भी गाली दी है गलत है, निंदनीय है, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ ये बोलना चाहिए था। राहुल गांधी को ही बोलना चाहिए, खड़गे जी को ही बोलना चाहिए।
जैसे कि उस समय बीजेपी का हाईकमान चुप था जब सत्ती ने दी थी गाली, आज कांग्रेस चुप है, जबकि कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है प्रकट रूप से, वो व्यक्ति तो कोई पदाधिकारी है नहीं, वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के। तो सवाल ये है कि कौन सा मुद्दा, रही बात SIR का मुद्दा या जो मुद्दा है, ठीक है हमको यहाँ बैठ के लग रहा होगा कि हवा निकल गई, लेकिन इतनी भीड़ जो आ रही है तो हवा कर निकलने के बाद भीड़ तो नहीं आती, उनकी हर वीडियो में आप देखो लोग आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अब मुद्दा इसका इलेक्टोरल फायदा कितना होगा, चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो क्योंकि चुनाव खाली एक मुद्दे पर नहीं होता है, चुनाव बहुत सारे मुद्दे क्लब होते हैं और वो हवा बनाते हैं। ये अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, ये तो एक तरह से अपनी पार्टी को या अपने महागठबंधन को एकजुट करके उसके कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करने की एक कवायद है एक मुद्दे के साथ, चूंकि वहां SIR हो रहा है। अब इसके साथ जब दूसरे मुद्दे जोड़ेंगे प्रचार में, वो जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, तब कितना जोड़ पाएंगे, फिर सामाजिक समीकरण क्या होगा, उस हिसाब से नतीजे तय होंगे। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसलिए ये जो मुद्दा बीजेपी को, इसका फायदा उठानी चाहिए, बिल्कुल कोई पार्टी, अगर राहुल गांधी के लिए बोला जाता किसी के द्वारा किसी बीजेपी के मन से, तो कांग्रेस उठा दी, कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, तो राजनीतिक दल तो उसका फायदा उठाएंगे ही। अब सवाल ये है कि कांग्रेस कैसे हैंडल करती है, ये कांग्रेस को देखना है। ठीक, देखिए लेकिन अभी तो चुप है, लेकिन अब भाषाई मर्यादा राजनीति में बहुत लांघी जा रही है। ये बिहार का मामला कैसे, बंगाल में भी अब एक भाषाई मर्यादा को लेकर अब जंग छिड़ गई है। पहले महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कुछ कहा, फिर उस पर रिएक्ट बीजेपी नेता ने कर दिया और ये मामला बड़ा होता जा। अब शुरुआत करते हैं, बात करते हैं एक बार फिर कैसे भाषाई मर्यादा लांघी जा रही है सियासत में और कैसे उल जुलूल बयान देकर चर्चाओं में आने की कोशिश की जा रही है। महुआ मोइत्रा की बात, सियासत में वैचारिक मतभेद होने चाहिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लेकिन इन दिनों सियासी बयानबाजी ऐसी हो गई है मानो कोई शिष्टाचार बचा ही ना हो। एक तरफ पीएम मोदी की दिवंगत मां के लिए अपशब्द कहे गए तो बंगाल से सर तन से जुदा जैसा बयान सामने आ गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अमित शाह के बारे में बेहद भड़काऊ बयान दिया। घुसपैठियों के सवाल पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि अमित शाह सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी घुसपैठियों के आने की बात कहते हैं तो पहली पंक्ति में बैठकर अमित शाह बेशर्मी से ताली बजाते हैं। हद तो तब हो गई जब महुआ मोइत्रा ने कह दिया कि अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। महुआ के इस बयान से बीजेपी गुस्से में है। निशिकांत दुबे ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया तो रमेश बिधूड़ी ने भी महुआ मोइत्रा पर हमला बोला। প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাস সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। তা আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে না, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছে যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা বোনদের দিকে নাকি চোখে নজর দিচ্ছে, নাকি কি চোখ মেলাতা হিন্দিতে কি একটা বললো নাকি শব্দ, আমাদের জমি দখল করে দিয়েছে, ভাই তার দোষটা কার? দোষটা আমাদের না দোষটা আপনার? तो आपने बिहार में तो देखा ही था कैसे प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देने पर बवाल मचा हुआ है। महुआ मोइत्रा एक कदम और आगे निकल गई हैं। वो गृह मंत्री का सर कलम करवाने की बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, अगर लोग आ रहे हैं तो जिम्मेदारी गृह मंत्री की है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे तो उनका सर काटकर प्रधानमंत्री की मेज पर रख देना चाहिए। अब महुआ मोइत्रा समीर जी जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, बंगाल में बड़ा दिलचस्प उनका समीकरण भी हो गया है, दीदी से उनकी नजदीकियां भी खूब चर्चाओं में रहती हैं। अब उनका ये बयान, इसे किस तरीके से देखें? बीजेपी रिएक्ट भी कर रही है, रमेश बिधूड़ी ने तो और एक कदम बढ़कर उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। यानी ये सियासी जो जंग है ये अमर्यादित होती जा रही है। निश्चित रूप से महुआ मोइत्रा तो वैसे भी इसके लिए जानी जाती है कि भाई उन्होंने अपना पासवर्ड दुबई में दे दिया था, संसद सदस्यता चली गई, फिर जीत कर आई, फिर अपने ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी से उनका जो लड़ाई झगड़ा हुआ वह भी सार्वजनिक हुआ। और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना एक देश के गृह मंत्री के लिए कि भाई सिर काट के टेबल पर रख देना चाहिए और घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे। भाई घुसपैठियों को रोकने के लिए और आइडेंटिफाइड करने के लिए तो जो चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है उसका ममता बनर्जी विरोध कर रही है। कल ही ममता बनर्जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग बंगाल में कोशिश करेगा तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स मत दीजिए,
मैं देख लूंगी चुनाव आयोग को मुझे क्या करना है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर तो बांग्लादेश से लगती है ना, कैसे घुसपैठी वहां घुसाए जाते हैं, कैसे उनका आधार कार्ड कौन बना रहा है, कौन उन्हें संरक्षण दे रहा है, कौन उन्हें अपना वोट बैंक बना रहा है। और अभी तो खबर आई थी ना कि ममता बनर्जी ने, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ममता बनर्जी ने अपना 35 से 40 लाख का वोट बैंक घुसपैठियों का पूरा तैयार करके रख लिया है। तो ये सबको पता है कि भाई घुसपैठियों का सहानुभूति किसकी है। अमित शाह ने अभी जो रैली की थी आसाम में, तब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जो बिहार में रैली कर रहे हैं वो घुसपैठ बचाओ रैली है। तो मुझे लग रहा है कि जब घुसपैठियों का मामला आता है तो ये सिर्फ कोई भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है कि सिर्फ घुसपैठियों को बचाए, ये पूरे देश की समस्या है। सारे देश के राजनीतिक दलों को इस मामले में साथ में आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से जो बयान देने की शुरुआत हो चुकी है, पहले छोटे स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ता देते थे, अब पार्टी के मंत्री देते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देते हैं, पार्टी के बड़े नेता सांसद इस तरीके से बयान देंगे कि देश के गृह मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री की मां के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करेगा। मुझे लग रहा है बहुत गंभीर और बहुत एक चिंता का विषय। राजनीतिक शुचिता बने रहना चाहिए, वैचारिक मतभेद कितना हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, इस तरह की भावना करेंगे, तो आपका कार्यकर्ता जमीन पर तो हिंसा करेगा ही। आप उसको कैसे रखोगे जब आप ये कहोगे कि अमित शाह का सर काट के टेबल पर रखना चाहिए? तो बंगाल में तो क्या ममता बनर्जी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट नहीं करेंगे? तो मुझे लग रहा है कि महुआ मोइत्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए इस मामले में। यह किसी भी स्थिति में क्षमा योग्य बयान नहीं है। या तो माफी मांगे, ममता बनर्जी माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। हालांकि एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत नहीं है। जिस तरीके से आप पिछले 7 दिन के अंदर बयान आए, प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर बयान आए और दूसरे नेताओं को लेकर आए, और उसको आगे बढ़ाते हुए अगर महुआ मोइत्रा ये कर रही है, तो मुझे लग रहा है ये राजनीति ठीक नहीं। और बंगाल का तो चुनाव बहुत दूर भी नहीं है। अब बंगाल के चुनाव में फिर क्या स्थिति कोई कम भी नहीं है ना समीर जी। अब महुआ मोइत्रा ने अगर सिर काटने को लेकर कहा, उन्होंने गृहमंत्री को लेकर अगर ऐसा बयान दिया, जो रिएक्शन बीजेपी की तरफ से आया वो रिएक्शन भी कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं है, या वो रिएक्शन भी स्वीकार्य नहीं है। हालांकि वो डिलीट कर दिया गया है, रमेश पिदुड़ी जी का वो ट्वीट अब नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो शब्द भी विनोद जी कहा जा सकता है कि मर्यादाओं को तार तार करने वाला है। और सब में मानो होड़ सी लग गई है कि तुमने ये कहा तो हम एक कदम आगे बढ़कर ही कहेंगे। यही दिक्कत है प्राची कि हमारे दाग अच्छे, तुम्हारे दाग खराब वाला जो है ना। मैं बार बार कहता हूं कि घर सीढ़ियों की सफाई हमेशा ऊपर से होती है। भाई रमेश पिदुड़ी जी को तो कतई हक नहीं है किसी पर टिप्पणी करने का। उनके पुराने बयान पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने बोला अपने फेलो सांसद के लिए, विपक्ष के, या चुनाव के दौरान आपसी मरलेना के लिए जो बोला था कि पिताजी को लेकर के, तो वो तो खैर कम से कम न रिएक्ट करें। अच्छा, बीजेपी उनको पीछे ही रखे। और तमाम अच्छे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, सुसंस्कृत, पढ़े लिखे, सब शिष्टाचार वाले नेता हैं। उनको आगे आना चाहिए इस मामले में जवाब देने के लिए, बजाय कि रमेश पिदुड़ी जी या निशिकांत दुबे जी। अब निशिकांत दुबे ने कहा पटक पटक के मारूंगा राज ठाकरे के लिए। तो ये लोग अगर भाषा सिखाएंगे तो क्या मतलब है? हाँ, अच्छे दूसरे नेता हैं वो बोले, और भाजपा में से अच्छे नेताओं कमी नहीं है जो कम से कम भाषा की मर्यादा रखते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो बोले तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये बीमारी सारे दलों को लग गई है, भाषा की मर्यादा की। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक तो पहली बात, जो बिहार की घटना हुई तो बिल्कुल ही शर्मनाक, दंडनीय, निंदनीय ही, और ऐसी जितनी घटनाएं अतीत में हुई वो भी उतनी ही निंदनीय और दंडनीय थी। और ये महुआ मोइत्रा का बयान भी उतना ही दंडनीय। गृह मंत्री के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, किसी के लिए इस तरह की बात करना, ये मतलब क्या? आप सांसद हो, 2 बार की, ये दूसरी या तीसरी बार की सांसद है शायद, ये मतलब इस तरह का बयान देने का क्या मतलब है भाई? आपका बयान जो है आप और कि सिर काट देना चाहिए, क्या मतलब है? कोई इसका कोई औचित्य है? तो आप आलोचना करो, राजनीतिक आलोचना करते हैं आप, उनकी करो, वो आप भी करें, बिना आप इस्तीफे की मांग कीजिए जैसे आप करते हैं हमेशा। मैं बार बार कहता हूं कि पहले आलोचनाएं बड़े नेताओं की तो हम सुनते ही थे, इवन जो प्रदेश स्तर के भी नेता थे वो भी भाषा की मर्यादा रखते हुए एक दूसरे पर बड़े तीखे हमले करते थे, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा नहीं होता था कि कोई मर्यादा टूटे। इधर ये पिछले कई वर्षों से ये ऐसी बीमारी लग गई है कि होड़ सी लगी हुई है विवादित बयान देने की और घटिया बयान देने की। मुझे लगता है इस मामले में, महुआ वाले मामले में, ममता बनर्जी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका खंडन करना चाहिए। इस पर जो है उनको जो है संज्ञान लेना चाहिए और तायद करनी चाहिए अपने नेताओं को भविष्य में इस तरह कोई बयान नहीं देंगी।
और इसी तरह जो बिहार की घटना हुई है उसमें कांग्रेस को जो है, ठीक है वो व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता वैसा घोषित पदाधिकारी नहीं था, लेकिन कम से कम एक जनरल एडवाइजरी तो इशू कर सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, कम से कम निंदा करें और जनरल एडवाइजरी करें। और इसी तरह बीजेपी को भी अपने प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक एडवाइजरी इशू करनी चाहिए ताकि ट्वीट डिलीट करने की नौबत ना आए, रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों की ट्वीट जो है। बिल्कुल। अब देखिए महुआ मोइत्रा, हर्षवर्धन जी बंगाल में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही बंगाल जो कैसे हिंसक झड़पों के लिए जाना जाता है, कैसे वह राजनीतिक लड़ाइयां एक दूसरे की जान लेने पर आमदा हो जाती हैं, ऐसी जगह पर खड़े होकर जब महुआ मोइत्रा कहती हैं कि सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए, तो क्या संदेश आप अपने लोगों को दे रहे हैं, अपने समर्थकों को दे रहे हैं? उकसा रहे हैं क्या? देखिए मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि उकसा रहे हैं। वही करते आए हैं इसलिए उनकी नेता ये बोल रही है। और देश इसको जरा सोचे कि जिन महुआ मोइत्रा को इस देश की संसद की जो निजता होती है उससे गड़बड़ करने के आरोप में संसद सदस्यता गई थी, उसको कृष्णानगर के लोगों ने फिर चुन लिया। एक तो ममता जी ने टिकट दिया, दूसरा कृष्णानगर। अब आप मान लीजिए मैं कोई गलत काम करूं, चोरी करते पकड़ा जाऊं, उसके बाद भी आप मुझे सांसद विधायक बना दे रहे हैं, तो मेरा तो मन बढ़िया हो गया कि हमारी जनता हमको ऐसे ही देखना चाहती, हमारा नेता भी खुश हो गया। हमारा काम ही अगर यही कि इसी तरह की बयानबाजी करना। और देखिए महुआ मोइत्रा मतलब इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मतलब गड़बड़ होना एक बात है, खतरनाक है। और अगर देश के गृह मंत्री का सर आप मेज पर रखने की बात कह रही हैं और उसके बाद कह रही हैं ये प्रतीक है, उसी बंगाल में आपकी सरकार है, पश्चिम बंगाल में वही ममता बनर्जी 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लोकसभा में कागज उड़ा देती हैं। तो कहीं तो जाकर ये रुकना चाहिए। और देश ये वॉट अबाउटरी से चलेगा क्या? इससे नहीं चलना चाहिए। जो जिसको कहते हैं ना कहीं जाकर तो ये रुकेगा ना, डेड एंड कोई होना चाहिए। और गलत बातों का तो बिल्कुल डेड एंड होना चाहिए। अच्छी बात हो तो चल देना चाहिए, गलत बात है तो उसका डेड एंड होना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह का आचरण ये सांसद जी लोग कर रहे हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनना है तो संसद के अंदर का बनना चाहिए। क्या कोई सांसद इस तरह की बात, इस तरह की भाषा ये इस्तेमाल करने के बाद संसद बना रहना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। होड़ से कैसे लग गई है? अब यूपी से भी आप देखिए एक और नेता हैं जो अपनी भाषा की मर्यादा लांघ गए हैं। एक और मामला है जो तूल पकड़ रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर एक ओछी टिप्पणी की। दरअसल मोहन भागवत के एक बयान पर सियासी भूचाल मचा है। 3 बच्चे पैदा करने की सलाह संघ प्रमुख ने दी तो उस पर विपक्ष हमलावर हो गया। मौलाना मौलवी भी भागवत के बयान की निंदा करने लगे। कई लोग 3 बच्चे पैदा करने की उनकी सलाह का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता अजय राय ने संघ पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस में ऊपर से नीचे तक कुंवारों की फौज है। भागवत को चाहिए कि पहले अपने संगठन में नियम लागू करें। भागवत पहले आरएसएस के लोगों की शादी करवाएं। 3 बच्चे पैदा करने का नियम पहले संघ के लिए लागू करें। अजय राय के इस दौरान संघ के लोगों के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। दरअसल मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी और कहा था कि जन्मदर 3 से कम हो तो परिवार लुप्त हो जाता है, जिस पर अजय राय ने कहा कि पहले संघ के लोगों को शादी करनी चाहिए, उनके लोगों की शादी करवाएं आप। भागवत ने 3 संतान सुनिश्चित करने की बात कही, जिस पर अजय राय का ये बेतुका बयान सामने आया। ये आपत्तिजनक बयान उनका सामने आया है और उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शब्द हम आपको सुनवा भी नहीं सकते, जिस शब्द का जिक्र हम नहीं कर सकते। लेकिन उनकी बात के कहने का मतलब ये था कि 3 बच्चे पैदा करने की बात अगर कह रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, तो उन्हें पहले अपने संगठन पर इसे लागू करना चाहिए। क्या कहा अजय राय ने, सुनिए। बड़ा इन्होंने ऐसा प्रश्न किया है देश से कि जो खुद पे लागू नहीं है उनके ऊपर। आरएसएस के लोगों को पहले शादी खुद करनी चाहिए। संघ के प्रमुख को पहले सबसे पहला दिशा निर्देश आरएसएस के लोगों को जारी करें कि संघ के लोग तत्काल शादी करें और बच्चा पैदा करें। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से, आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक भरी हुई है। वहाँ तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिला है ही नहीं है। तो महिलाओं को अगर आप 3 बच्चों की बात करते हो तो पहले आरएसएस के तत्काल प्रमुख से आग्रह करूंगा कि एक आदेश जारी करें कि पूरे देश के अंदर आरएसएस के लोग तत्काल शादी करें। अब अजय राय तो भाषा की मर्यादा लांघ गए, लेकिन इस पर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने अजय राय के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि वो दौर याद करें जब लोगों की पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराई जाती थी। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे ये पूछिए कि वो समय आप भूल गए जब मार्केट और बाजारों में जाके जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आपकी ही सरकार में लोगों की नसबंदियां की जा रही थी। और आपको शर्म नहीं आती आज इस तरह के बयान देने के ऊपर? हमेशा से
माननीय प्रधानमंत्री को लेकर क्या बयान दिए गए हैं, उनकी माताजी को लेकर क्या बयान दिए गए हैं। तो कांग्रेस से आप यही उम्मीद कर सकते हैं, न ये देश हित में है न ये जनहित में काम करते हैं। देखिए, मोहन भागवत के बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग तरीके से इस पर आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन अजय राय ने जो कहा वो आपत्तिजनक था। इसी पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन शब्दों का चयन उन्होंने कैसे किया ये आप देखिए। वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस कभी 2 बच्चों से ज्यादा होने का विरोध करती है और अब कह रही है कि 3 बच्चे पैदा करो। संघ पहले ये तय कर ले कि वो चाहता क्या है। आप हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में आरएसएस के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो आप। फिर ये लोग बोलते थे कि पॉपुलेशन कानून बनाया जाए कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। इनके बीच आरएसएस के एक मेंबर ने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था। तो अब आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई। देखिए, किसी के बयान का विरोध किया जा सकता है जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, लेकिन अजय राय ने जो कहा या किया हर्षवर्धन जी, उसे कैसे समझें। फिर वही सवाल कि नेता, क्या इनको शिष्टाचार की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या पहले इनको शिक्षा देनी होगी नेता बनने से पहले, तब जाकर ये समाज में आए या राजनीति करें? देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए कि अजय राय मूल रूप से संघ के प्रचारकों के ही चरणों में बैठकर राजनीति करते रहे। इसको जान लीजिए, पहले बनारस के जो लोग हैं वो जानते हैं। तो मूल रूप से उन्हीं के आशीर्वाद से बढ़े हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से टिकट भी मिलता था जिन्होंने अपना विवाह नहीं किया है। दूसरा, अगर वो और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता मैंने सुना कि कह रहे हैं कि ये तो अवध की भाषा है, मैं भी अवध का हूँ भाई, वो तो नहीं बोलते जो बोला है। और अगर वो बोलते हैं तो क्या अगली यात्रा जब राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में होने वाली है तो अजय राय जी उन्हीं शब्दों से राहुल गांधी जी को बुलाएंगे? क्योंकि संघ प्रचारक शादी नहीं करता है, वो तो देश के लिए त्याग करता है, उसने तो तय किया। जैसे हेडगेवार जी ने कह दिया था कि भाई ये जन्म तो हमारा भारत माता के लिए, अगले जन्म में अपने सुख का सोच लेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी तो अपने सुख का सोचते हैं, फिर भी शादी नहीं की है। तो अजय राय जी क्या उसी नाम से बुलाएंगे, वही शब्द इस्तेमाल करेंगे राहुल गांधी के लिए जो उन्होंने संघ प्रचारकों के लिए किया है? और कम से कम सुनना चाहिए भाई, आप तो वहीं से निकले हैं, मूल इनका वहीं का है। लेकिन जो लोग नहीं भी हैं, मोहन जी ने जब ये बात कही तो इतनी बढ़िया बात कही, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी। तो पता नहीं कहां से कूड़ मगज टाइप की चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने कहा मैं तो प्रचारक हूं, मुझे तो बहुत कहने का अधिकार नहीं। उनका मतलब यही था भाई हमने तो शादी ब्याह नहीं किया, हम तो बच्चे नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो विज्ञान कहता है, जो दुनिया भर के लोग कहते हैं कि भाई 2.1 का TFR फर्टिलिटी रेट जो होता है, जो रिप्रोडक्शन यानी जितनी पॉपुलेशन है उतने लोग आए, तो मैं ये मानता हूं कि वो गणित वाला ठीक है, लेकिन 2.1 को आप 2 मत मानिए, 3 मानिए। उन्होंने कहा उससे ज्यादा भी मत करिए, उन्होंने ये भी कहा। और आगे वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हिंदू मुसलमान सबके बच्चे कम हो रहे हैं, जनसंख्या से नहीं नीयत से दिक्कत है। अब इतनी अच्छी बात करने वाला एक संत पुरुष, उसके लिए आप ये बात कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या आप में ये साहस होगा कि राहुल गांधी जी के लिए यही शब्दावली आप उपयोग कर पाए? ये हिम्मत है? और जो लोग कल से लिख रहे हैं वो सब बताएं कि क्या ये कहने की जरा सी भी हिम्मत है। और देखिए, ये डिबेट जब कोई अच्छी डिबेट होती है तो उसमें नेता लोग क्या करते हैं, वो जैसे हवन होता था पहले, यज्ञ होता था ना, तो उसमें राक्षस आके हड्डी डालते थे। इतनी सुंदर चर्चा थी, 3 दिनों में मोहन जी ने इतने विषय दिए हैं, देश को उस पर बात करनी चाहिए, कुछ रास्ता निकालना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, अपने बयानों की हड्डी डाल रहे हैं। अब आज के समय में तो कोई राम और लक्ष्मण को नहीं लगाया जाएगा कि आप गुरुकुल के आश्रम के चारों तरफ तीर धनुष लेके खड़े रहिए, और कोई विश्वामित्र नहीं। लेकिन आज के समय में क्या है, जनता के पास है वो ताकत। तो अजय जी के पास तो कोई सीट भी नहीं है महुआ जी की तरह खोने के लिए, तो ये भी है। ऊपर से लेकर नीचे तक अब जब इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, जब नेता विपक्ष के बयान को लेकर भी खूब चर्चा हुई, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री को लेकर किया, फिर उसके बाद कांग्रेस के मंच से गाली गलौच हो गई, और अब अजय राय यूपी के नेता ऐसे बयान देंगे, तो सवाल तो पूछा जाएगा कि हो क्या रहा है? क्या नफरत इतनी बढ़ गई है राजनीति में विनोद जी, जो ऐसी भाषा, ऐसे शब्द निकल कर आ रहे हैं? नहीं, सवाल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। मुझे लगता है जब विचारहीनता, विचार शून्यता होती है तब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। कोई भी हो, विचारवान पुरुष जो है, विचारवान व्यक्ति, पुरुष महिला मतलब व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, विचारवान व्यक्ति हमेशा वैचारिक बहस करता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने अपना एक विचार रखा, उससे आपकी असहमति हो सकती है, उससे सहमति हो सकती है। जिनकी सहमति है वो स्वागत करेंगे, जिनकी असहमति है वो उसका तार्किक और वैचारिक तरीके से विरोध करेंगे कि भाई
आपका बयान है इससे आबादी बढ़ सकती है, जो भी है अपना एक तर्क रखेंगे। जैसे ओवैसी साहब कह रहे हैं। हाँ, ओवैसी साहब का ठीक है, ओवैसी साहब ने कहा भाई आपके लोग कभी कहते हैं हमारी आबादी बढ़ रही, मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कभी, तो ठीक, उन्होंने एक तर्क रखा अपना। तो मैं यही कह रहा हूं कि राजनीति में कम से कम जो लोग, और खासकर जो बड़े पदों पर हैं, अजय राय तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो बड़े पदों पर हैं कम से कम उनको तो ध्यान रखना चाहिए। और आप सार्वजनिक रूप से, अब वो शब्द तो मैंने नहीं सुना, लेकिन जब आपने बीप किया तो इसका मतलब वो आपत्तिजनक शब्द होगा, और जाहिर है सार्वजनिक विमर्श में नहीं आना चाहिए ऐसा शब्द। अंदाज लगा सकता हूं मैं जो उन्होंने बोला होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के शब्द चयन करते समय क्यों ऐसा बोल गए। अब एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन जी ने अपने भाषण में, जो 3 दिन का उनका हुआ, मैंने पूरा भाषण भी उनके सुने और टेलीविजन पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, ठीक, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे दिए। उन्होंने 75 साल वाला भी दिया, हिंदुत्व का भी बताया, हिंदू राष्ट्र के बारे में बात की, जो उनका जो विचारधारा संघ की है, जिसके वो शीर्ष पुरुष है, उन्होंने रखा। अब उस पर देश में विमर्श हो, विरोध करने वाले उसका तार्किक विरोध करें, सहमति करने वाले उससे सहमति दें, लेकिन गाली गलौज की भाषा, ऐसी भाषा जो असभ्यता वाली हो, उसका इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि पार्टी नेतृत्वों को, नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जैसे अभी हर जी ने चुनौती दी है जरा को कि राहुल गांधी के लिए ऐसा बोलेंगे क्या, मैं तो कहता हूं राहुल गांधी के लिए भी बोले तो भी उसकी आलोचना की जानी चाहिए। नहीं, आलोचना तो मैं कह रहा हूं क्या जो लोग कह रहे हैं कि ये शब्द इस्तेमाल होता है उनके लिए मैंने, मैं कह रहा हूं कि ये किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए भाई। और सबसे बड़ी बात ये है प्राची कि जब बड़े नेता इस तरह का बयान देते हैं, मैं बड़ा इसलिए मानता हूं प्रदेश अध्यक्ष, तो नीचे जो जिले इस तरह का कार्यकर्ता है उसको तो खुली छूट मिल जाती है कुछ भी बोलने की, कि अरे भाई अध्यक्ष जी ने बोल दिया तो वो नीचे भी विमर्श में जाता है। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और खेद प्रकट करना चाहिए। इसको एक लाइन में संदर्भ जोड़ दूं, कि भाषा की चर्चा हो रही, किसी महिला का पति नहीं तो उसको विधवा कहते हैं, किसी पुरुष का नहीं तो उसको विधुर कहते हैं, किसी का विवाह नहीं हुआ तो उसको कुंवारा कहते हैं, वो नहीं कहते जो अजय राय कह रहे हैं। सभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक लाइन फिर देखिए, असम की भी एक दिलचस्प अजय राय तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है। अजय राय को तो अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे के कामराज, उनकी बात को तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए। कामराज भी अविवाहित थे, और वही कामराज थे जिन्होंने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। और जब कामराज से तमिलनाडु में पूछा गया, जो तमिल ज्यादा बोलते थे, हिंदी उनको बिल्कुल नहीं आती थी, तो उनसे तमिल में जब पूछा गया कि भाई आप अविवाहित है तो क्या माना जाए कि संघ के प्रचारक भी अविवाहित होते तो आप संघ से बहुत प्रभावित है। तो कामराज ने कहा था कि भाई संघ से मैं वैचारिक रूप से बहुत दूर हूं, उनके विचारधारा को पसंद नहीं करता, लेकिन उनके प्रचारकों की जो राष्ट्रभक्ति है, मेरे अविवाहित को उससे देखा जा सकता है। मैंने भी अपने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया, इसलिए मैं अविवाहित हूं। और संघ के प्रचारक भी शायद उसी लिए अविवाहित रहते हैं कि वो अपने जीवन राष्ट्र को समर्पित करते हैं। तो कामराज जब इस तरह की बात कर सकते हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे संघ को लेके, तो अजय राय को यह भी देखना चाहिए। और वो महिलाओं का जिक्र कर रहे थे कि भाई संघ में महिलाओं का सम्मान नहीं है। अब संघ के अंदर तो संघ प्रमुख बोल चुके हैं कि भाई जितने संघ के स्वयंसेवक है उतनी ही महिलाएं हैं, उनके परिवार के लोग जो है वो सब महिलाएं जुड़ी हुई है। राष्ट्र सेविका समिति में पूरे देश के अंदर महिलाएं, तो महिलाओं के सम्मान को लेकर अजय राय अगर आंख नाक कान खुलकर समाज में रहेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि संघ किस तरीके से काम करता है। उनका घर के आसपास भी शाखा लगती होगी, एक दिन वो शाखा चले जाए, सुबह संघ कैसे काम करता है वो देख ले, उनकी आंखें खुल जाएगी। अरे अजय राय जी शाखा गए हुए हैं भाई, अजय राय जी पुराने संघी हैं, मतलब इसको समझिए। हमारा सिक्का खोटा निकला एक नहीं, अब जो भी समझ लीजिए। और वैसे प्रतिक्रिया तो खतरनाक होती है। वैसे मेरी जो जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अजय जी मोहन जी की बात मानते हैं, उनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं। अब देखिए एक और ऐसी प्रतिक्रिया वाली खबर सामने आ रही है, लेकिन जो मुझे किसी ने बताया अभी यहाँ भी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह गए, उन्होंने बांग्लादेशियों का जिक्र किया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र किया, और फिर ये लड़ाई पाकिस्तान और बांग्लादेश पर आ गई। घुसपैठियों को लेकर यहाँ पहले से ही घमासान तेज है। अब गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से कांग्रेस में हड़बड़ाहट है। असम में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और पूर्व सीएम के बेटे गौरव गोगोई तिलमिला उठे हैं। शाह ने कहा कि बार बार पाकिस्तान जाने वाले के हाथ में असम की सत्ता नहीं सौंपी जा सकती, जिस पर गौरव गोगोई ने रिएक्ट करते हुए लिखा कि असम बांग्लादेश जाने वालों पर भरोसा नहीं करेगा। गौरव गोगोई ने अमित शाह के भाषण को शेयर करते हुए यह पलटवार किया। आप सुनिए कैसे अमित शाह ने असम की सियासी जंग को और तेज कर दिया है। अब असम का नेतृत्व घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व बार बार पाकिस्तान जाने वाला नेता नहीं कर सकता। असम का नेतृत्व घुसपैठियों को एंक्रोचमेंट कराने वाले लोगों को नहीं दिया जा सकता। असम का नेतृत्व भ्रष्टाचारियों को नहीं दिया जा सकता।
अब देखिए वो गौरव गोगोई का जिक्र कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, तो अब गौरव गोगोई भी कह रहे हैं कि असम ऐसे लोगों पर यकीन नहीं कर सकता जो बात बात पर बांग्लादेश चले जाते हैं, जो बात बात पर बांग्लादेशियों की बात करते हैं। कुल मिलाकर घुसपैठियों की ये बात, और गौरव गोगोई बड़े नेता हैं असम के, तो उन पर प्रहार करने की बीजेपी कोशिश कर रही है और गौरव गोगोई भी उसी अंदाज में विनोद जी जवाब भी दे रहे हैं। ये तो दोनों लोगों ने पॉलिटिकल बात की, इसमें कोई ऐसी बात भाषा का तो मामला ना अमित शाह जी ने कोई मर्यादा लांघी है और ना उन्होंने गौरव गोगोई ने। हाँ, अमित शाह जी ने अप्रत्यक्ष रूप से, चूंकि गौरव गोगोई की पत्नी पर एक आरोप लगाया हेमंत विश्व शर्मा ने कि वो पाकिस्तान का कोई एनजीओ है शायद उसके साथ काम हाँ वो सच है, उन्होंने स्वीकार किया काम करती हैं। तो देखिए किसी एनजीओ के साथ काम करना कोई अपराध नहीं है, और कब करती थी क्या करती थी, बहुत सारे भारत के तमाम सारे एक्टिविस्ट रहे जो पाकिस्तान की एनजीओ के साथ जुड़ते रहे, बहुत लोग यहाँ पाकिस्तानी मीडिया के संवाददाता के रूप में काम करते रहे। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई देश के विरोध में काम करने का आरोप अपराध है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब राजनीतिक आरोप है वो। तो अमित शाह जी ने राजनीतिक आरोप लगाया, उसका जवाब गौरव गोगोई ने राजनीतिक तरीके से दिया कि भाई हर बात में आप बांग्लादेशियों की बात करते हैं, बार बार बांग्लादेश की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक बयानबाजी है, और जैसे जैसे असम का चुनाव नजदीक आएगा इस तरह की बयानबाजियां और बढ़ेंगी। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से बयानबाजी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव में तो ये होगा। हाँ, लेकिन वो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे या पश्चिम बंगाल जैसी भाषा की जो मर्यादा है वो नहीं भंग होनी चाहिए। लेकिन गारंटी कोई नहीं ले सकता, कौन कब क्या बोल दे, क्या लिख दे, कोई भरोसा नहीं है आज की राजनीति। कहानी कुर्सी की में आपको बिहार से आई कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। आरा में राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए हैं। दरअसल बीजेपी लगातार राहुल गांधी का विरोध कर रही है, उनसे माफी मांगने की मांग कर रही है। पीएम मोदी और उनकी मां को जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, गाली दी गई थी, उसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। ये तस्वीर उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं, आरा की तस्वीर है। वोट अधिकार यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी, संग तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव भी आज इस वोट अधिकार यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाकर प्रतीकात्मक तौर पर अपना विरोध दिखाया, अपना विरोध जताने की कोशिश की है। दरअसल वोट अधिकार यात्रा के दौरान ही जिस मंच पर राहुल गांधी थे उसी मंच से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गालियां दी गई, जिसको बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस पूरे गालीकांड पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं, ये लगातार बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। कल प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने देखी थी जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे, खूब एक दूसरे पर लाठियां बरसाई गई थी। और आज राहुल गांधी जब आरा में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी इस वक्त नजर आ रहा है। तो बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है हर्षवर्धन जी। और अब जगह जगह जहां जहां जाएंगे राहुल गांधी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल, और जमकर विरोध करना चाहिए। ये तमाशा नहीं हो सकता कि आप इस तरह की शर्मनाक गंदी हरकत होने के बावजूद, वो राहुल कांग्रेस का नेता था, राहुल कांग्रेस का मंच था, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम सत्य, अहिंसा और संविधान की जीत करेंगे। शर्म जरा से भी नहीं रह गई राजनीति में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ विरोध करना चाहिए, और मेरी जो जानकारी है वो दिख भी रहा है कल से कि वो देश के हर हिस्से में विरोध कर रहे हैं। ये देश के लोगों को पता चलना चाहिए। अगर किसी तक नहीं पहुंची है तो ये बात पहुंचनी चाहिए कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के मन में इतना जहर प्रधानमंत्री के लिए भर दिया, वोट चोर कहकर, और मैंने तो आत्मविश्वास फाड़ दिया, वो तो सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है। कोई सिर्फ मीडिया का क्रिएशन होकर इस देश में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन सकता है? एकाध कोई सांसद विधायक जीत जाए समझ में आता है, प्रधानमंत्री इस देश का मीडिया के क्रिएशन से बनेगा। और अगर ऐसा संभव होता तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर उनके पिता राजीव गांधी तक वो सब मीडिया का क्रिएशन थे? ये बहुत विचित्र सी स्थिति है जो राहुल गांधी की मन स्थिति की तरफ दिखाती है। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी को माफी हर हाल में मांगनी चाहिए। राहुल कांग्रेस के नेता ने, राहुल कांग्रेस से मन से किया। मैं तो कह रहा हूं, कल्पना कीजिए कि अगर मोदी जी की यात्रा चल रही हो और उस पर कोई इस तरह से गाली दे दे तो क्या होगा? पहली बात तो कोई नहीं दे, लेकिन ये दे तो क्या होगा, आप सिर्फ कल्पना कीजिए। और ये बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन अधिकार है, लेकिन हां, हिंसक नहीं होना चाहिए
किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं होनी चाहिए। जो पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के सदाकत आश्रम ऑफिस में वहां कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिला। माफी की मांग लगातार की जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुप हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता अगर बोलते भी हैं तो वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम मंच पर नहीं थे, हमारी यात्रा आगे बढ़ चुकी थी। अब मंच से किसने बोला, क्यों बोला, ये बीजेपी की साजिश है, इस तरीके के तर्क देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज इस वोट अधिकार यात्रा में एक तरफ जहां राहुल गांधी का विरोध बीजेपी युवा मोर्चा ने किया है, तो अखिलेश यादव आज इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। और राहुल के मन से अखिलेश यादव ने क्या संदेश दिया है बिहार को, वो आपको सुनवाते हैं। इन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। तो आपने सुना, ये तो अखिलेश यादव हैं जो फिर से चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बता रहे हैं। राहुल गांधी भी मंच पर हैं, वो कैसे नारे लगवा रहे हैं ये भी सुनवाते हैं आप। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे। तो राहुल गांधी उसी चिर परिचित अंदाज में इस वक्त मंच पर हैं जो पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बिहार में किया है, और अपने जो समर्थक है उनको बताने की कोशिश की है कि वोट चोर कौन है इस देश में, चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी की जा रही है, और वोट चोरी के खेल से ही बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन इस बार हम वोट चोरी होने नहीं देंगे। तो ये नैरेटिव राहुल गांधी ने बनाने की कोशिश की है। कितने कामयाब हो पाए हैं राहुल गांधी, समीर जी अब इस पर चर्चा कर लेना भी ठीक है, क्योंकि वो बड़े एग्रेसिवली नारे लगवाते हैं और उनका तरीका अब लगभग सेम हो गया है। प्रधानमंत्री के लिए जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं वो तो हम सबने देखा, लेकिन वोट चोर कहते हैं और सामने से आवाज भी लगवाते हैं कि वोट चोर कौन है। बिल्कुल, राहुल गांधी वोट चोर का आरोप लगा के लोगों के साथ चाय पीते हैं कि भाई मर गए, इनका वोट कट गया है, तो मालूम पड़ता है कि भाई इनका वोट था। कई लोगों को वो लेकर आए कि इनका वोट कट गया था, इनका वोट डबल डाल दिया गया था। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो नाम वोटर लिस्ट में हमारा नाम तो नहीं कटा, हम ध्यान से लिस्ट देख नहीं पाए। तो राहुल गांधी जैसे जैसे यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे वो पूरे एक्सपोज होते जा रहे हैं। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की मजबूरी देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की माँ के लिए जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी बयान नहीं दे पा रहे उसके खिलाफ, उसको निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि वो कौन सा किस कम्युनिटी से आता है, और वो तो इनका वोट बैंक है ना। और यही स्थिति तो अखिलेश यादव के साथ थी। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के खिलाफ इतना अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो भी उनका वोट बैंक था। तो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अखिलेश यादव तो किसी तिकड़े की बात कर रहे हैं ना। मैं आ रही हूँ समीर जी आपके पास, अपनी बात कंप्लीट करेगा। अभी विनोद अग्निहोत्री जी, हमने अखिलेश यादव को भी सुना, और राहुल गांधी तो वही बोल रहे हैं जो वो रोज बोलते हैं। अब अखिलेश यादव तिकड़ी कह रहे हैं कि भाजपा प्रशासन और इन सब की तिकड़ी है, और ये अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव की उपलब्धियों की भी बात कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने उत्तर प्रदेश से गेन किया, उसी कॉन्फिडेंस में वो बिहार में चाह रहे हैं कि कुछ जादू चले और तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचा सके। ये राजनीतिक यात्रा है, मैं बार बार कहता हूँ, राजनीतिक यात्रा में राजनीतिक भाषण होते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करेगी जो कांग्रेस ने की थी। जब राहुल गांधी की मां को गाली दी गई थी हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष ने, तो कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया उसका, लेकिन भाजपा क्यों छोड़ेगी मौका, वो पूरे देश में करेगी। तो ये कांग्रेस को भी सीखना चाहिए कि राजनीतिक
राजनीति कैसे की जाती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मां की गाली नहीं दी। प्रदेश अध्यक्ष सत्ती ने दी थी 2019 में। नहीं, मां की गाली नहीं, मां की गाली दी थी। नहीं, चुनाव आयोग ने, अरे भाई वही शब्द इस्तेमाल किया था। बता दे रहा हूं क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो इस तरफ हाथ उठाएगा उसके हाथ काट के रखेगा। नहीं, आगे सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने 48 घंटे वो शब्द 48 घंटे के लिए शब्द मैं नहीं बोलूं, बैन लगाया था। अरे भाई वो शब्द मैं बोल दूंगा। वही जो इनको जो मां की गाली इनको दी गई वही कहा था उन्होंने। बाकायदा वीडियो चला था। हम तो अब आप डिफेंड करिए तो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो यूट्यूब पे जाके वीडियो खोज लीजिएगा। नहीं, मैंने तो जो कि वो बयान देखा, नहीं, बयान आपने आधा बयान देखा। सत्ती ने निश्चित तौर पर बहुत गलत बयान दिया था। अरे फिर आप दिक्कत ये है हर्षवर्धन जी कि आप डिफेंड करते करते एकदम डिफेंड करने लगते हैं। मेरी बात का डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो बात मां की गाली नहीं दी थी। अरे दी थी भाई, मैं तो इसीलिए उसी पर तो अभद्रता आरोप लगा के चुनाव आयोग ने बैन किया था उनको 48 घंटे के लिए। और बाकायदा वो जो है उस पर डिबेट हुई थी, मैं चैनलों में डिबेट बैठा था हुई थी। हाँ। और जो शब्द यहाँ कहा गया का बैन था, जो शब्द यहाँ कहा गया वही शब्द वहां कहा गया था और बीप लगा के सुनाया गया था। अब आप कर लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर कह रहा हूं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप खोजते रहिए यूट्यूब में। अच्छा चले, राहुल गांधी का बयान एक बार सुन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाजपा को मुद्दा बनाना चाहिए। सर आप अच्छी बात है ये, बस राहुल क्योंकि इस तरह के मुद्दे एक बार सुनवा दूं फिर आप कंप्लीट। इस तरह के मुद्दे बनाएगी तभी इस तरह के बयानों पर जो है रोक लगेगी। राहुल गांधी सुनिए। भाइयों बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए। अब देखिए, राहुल गांधी आज एक बार फिर से मंच पर हैं और जिस तरीके से उसी एक मंच का गलत इस्तेमाल किया गया, सबको उम्मीद है कि राहुल गांधी यहां से कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी भी वो वोट अधिकार यात्रा को लेकर ही आप वोट चोर के जो नारे हैं वो लगवा रहे हैं। अखिलेश यादव आज यूपी से बिहार पहुंच गए हैं और वहां तेजस्वी की सरकार बनाने का दम भर रहे हैं, लेकिन संभल को लेकर अखिलेश यादव अब कई गंभीर आरोप हैं जो सरकार पर लगा रहे हैं। दरअसल यूपी में संभल पर एक बार फिर दंगल शुरू हो चुका है। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ से संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता संभल कूच कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा भगवाधारी संभल बचाओ यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। प्रदर्शन की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी, बावजूद इसके विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने संभल कूच का ऐलान किया है। लखनऊ से लेकर संभल तक चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। कल भी लखनऊ में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। दरअसल संभल हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें जिक्र है कि आजादी के बाद संभल में कई दंगे हुए, जिसके चलते हिंदू परिवार पलायन कर गए। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई हिंदू परिवारों के घरों में ताला लग गया, बाजारों में सन्नाटा पसर गया। गुरुवार को एसआईटी ने 450 पन्नों की रिपोर्ट योगी को सौंपी थी, जिसमें 22 नवंबर 2024 को हुए दंगों की जांच का भी जिक्र है। साथ ही इतिहास में संभल में कितने और कब कब दंगे हुए, इसका भी जिक्र है। अब इसी रिपोर्ट के लीक होने से बवाल तेज हो गया है। संभल में हिंदुओं के पलायन को लेकर योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने हिंदुओं का पलायन करवाया, उनका जनता पलायन कर देगी। ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है। ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में, जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने
प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है और अपने ट्वीट में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पलायन का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, क्योंकि 9 साल पुरानी भाजपा सरकार की ये सबसे बड़ी नाकामी है। और कई स्टेज या कई लेवल बताए हैं अखिलेश यादव ने, मानसिक स्तर पर पलायन होना, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, रोजगार के स्तर पर, नीति और योजना के स्तर पर, जनसांख्यिकी, देश के स्तर पर, ये तमाम ऐसे स्टेजेस हैं जिस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई है और सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसलिए ये पलायन हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी के भी कई नेता ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पलायन को बिल्कुल निराधार बता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर संभल एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है और संभल पर अभी जबरदस्त दंगल छिड़ा हुआ है। संभल की रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा, असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी रिएक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें मोदी और योगी से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। संभल में हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन संभल की जनता इस एजेंडे को नाकाम कर देगी। रिपोर्ट में पढ़ा नहीं हूं और संभल तो निशाने पर है बीजेपी आरएसएस के। यह है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ी जा रही है। हमको कोर्ट से उम्मीद है, हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी या नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप, और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी। तो संभल में कैसे हिंदुओं की संख्या 45% से घटकर 15% हो गई, इसी के इर्द गिर्द अब सियासी ताना बाना बुनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समीर जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 9 साल का फेलियर है, 9 साल में योगी सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसलिए पलायन हो रहा है, आर्थिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी। लेकिन ये पलायन तो 78 साल की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये आजादी के बाद से होता चला गया, और कैसे होता चला गया उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। देखिए, संभल की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को संभलने की जरूरत है। जो संभल की रिपोर्ट आई है, 1947 में अगर 45% वहाँ हिंदू थे और 2025 में अगर वहाँ 15% रहते हैं, तो 30% पॉपुलेशन का संभल से पलायन हुआ है। और तमाम दंगों का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। ठीक है, अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि भाई आर्थिक रूप से कुछ पिछड़े लोग होंगे, कुछ रोजगार के लिए पलायन किया होगा। ये पूरे हिंदुस्तान में एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर में नए रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है कि जब एक वर्ग से डरकर हिंदू परिवार घर छोड़ के जाता है और घर के बाहर लिख देता है कि यह घर बिकाऊ है, ताला डाल के डर के मारे चला जाता है दंगे के बाद, वो चिंता का विषय है। रोजगार के लिए तो पलायन पूरे हिंदुस्तान में होता है, इसमें कोई किसी को चिंता की बात नहीं है। हालांकि ये भी चिंता की बात है कि भाई पलायन नहीं होना चाहिए, जहां वो रहता है उसको रोजगार मिले, लेकिन बड़े अपॉर्चुनिटी के लोग दूसरे शहर में जाते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट में कहा गया है, और उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संभल के जो सांसद है बर्क साहब,
उन्होंने तो ये कहा था कि भाई मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, मुसलमान तो मालिक है। तो मुसलमानों को न प्रशासन से डरने की जरूरत है, न मुसलमानों को ब्यूरोक्रेसी से डरने की जरूरत है, न सरकार से, न संघ से डरने की जरूरत है। हम मालिक हैं, हम अपने हिसाब से रहेंगे और संबल हमारे हिसाब से चलेगा। तो इस तरीके से अगर सांसद अगर वहां के लोगों से आह्वान करेंगे तो निश्चित रूप से उनके आह्वान पर किस तरीके से दंगा फसाद होगा, लोग पलायन करेंगे। और इसमें ये बहुत चिंता का विषय है, संबल से इतनी पॉपुलेशन कम होना। और मुझे लग रहा है जो संबल की रिपोर्ट आई है, ऐसी रिपोर्ट तो बाकी जगह की भी आना चाहिए जहां से हिंदुओं का पलायन हुआ है। क्या यह किसी डर से हो रहा है, क्या कोई सुनियोजित षड्यंत्र से हो रहा है, क्या कोई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर के हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ को संबल की रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए और संबल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में उनको इस बात की जानकारी रखना चाहिए कि कहां क्या हो रहा है, और यह सुनिश्चित करे कि डर के और मुसलमानों के डर से कोई हिंदू पलायन नहीं करे। फिलहाल मुझे लगता है संबल की रिपोर्ट पूरे हिंदू समाज को संभलने की एक संदेश दे रही है कि अब संभल जाओ, वरना संबल जैसी स्थिति और जगह भी होगी। अखिलेश यादव की अगर इस ट्वीट को ही देखें हर्षवर्धन जी, एक तरफ तो ये आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार बस एक विशेष वर्ग को या एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष को ही समर्थन देती है, सिर्फ उनके लिए ही काम करती है और एक धर्म विशेष को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। और एक तरफ अपने ही ट्वीट में ये लिख रहे हैं कि रोजगार उस धर्म विशेष को नहीं दे पाए, इस वजह से वो पलायन कर रहे हैं। अपने ही ट्वीट में लिख रहे हैं कि सांप्रदायिक राजनीति की वजह से वो लोग पलायन कर रहे हैं, यानी हिंदू उनकी वजह से पलायन कर रहे हैं और मुसलमान बस रहे हैं संभल में। नहीं, ये बड़ा विचित्र है कि हम सच्चाई से आंख मूंद लें और अपना सिर जो है वो रेत में गाड़ कर बैठ जाएं। ये इससे बचना चाहिए। जब एक रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि 45% हिंदू थे और 15% रह गए, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यानी 3 हिंदुओं में से 2 हिंदू वो छोड़कर चला गया, और जो बचा भी होगा किस स्थिति में होगा उसको समझिए। और जब संभल में अभी हाल वाले दंगे हुए थे तो उसके बाद क्या हुआ था, जगह जगह लोगों ने खोजा कि भाई कौन था, कहां था, मंदिर मिला। तो एक परिवार, ज्यादातर चैनलों पर उनका इंटरव्यू चला था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारे लिए संकट हो गया, हम तो करते थे सबसे, ये मुस्लिम ही तो सबके साथ कारोबार करते थे, उन्होंने यह कि हमारे घर पर कब्जा कर लिया, आग लगा दी। जिनके कर्ज थे वो और आगे थे, जिनको हमने कर्जा दिया था, जिनको पैसा दिया था, जिनको उधार देते थे, वो आगे आगे थे। उन्होंने कहा हमारी बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया, इसलिए हम चले गए। वो कोई नौकरी खोजने नहीं बिजनेसमैन परिवार कहीं जाता है, और बिजनेसमैन परिवार जब नौकरी खोजने भी जाता है तो वो कारोबार के विस्तार के लिए जाता है। और मैं कह रहा हूं कि इस बात को जब तक खुलकर ये चर्चा नहीं होगी कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहां क्यों हिंदुओं को बस्ती, वो शहर, वो गांव, वो इलाका, वो जिला छोड़कर जाना पड़ता है, और इसके आगे कहें तो वो प्रदेश भी छोड़कर जाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर उसका बड़ा उदाहरण है। देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी वहां ये स्थिति हुई। और अगर उसके बाद भी एक राजनीतिक दल का नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी भी नेता विपक्ष, अब ठीक है उन्होंने यहां छोड़ दिया है, लेकिन वहां सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, अगर वो ये कह रहे हैं तो क्या इस सच्चाई से आंख मूंदते हुए वो तुष्टीकरण में किसी को बचा रहे हैं? ये ज्यादा खतरनाक है। डेमोग्राफी बदल रही है अगर किसी भी राज्य में या किसी भी शहर में विनोद अग्निहोत्री जी, तो उस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? सिर्फ इस वजह से कि तुष्टीकरण के आरोप लगेंगे, सिर्फ इस वजह से कि आप एक वर्ग विशेष को नाराज कर सकते हैं, आप उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं, क्या इस वजह से सच्चाई को छिपाए रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, चर्चा होनी चाहिए और चिंता भी व्यक्त करनी चाहिए। और ये चिंता खाली सरकार को ही नहीं, पूरे समाज को, पूरे देश को व्यक्त करनी चाहिए। कश्मीर को हम देख चुके हैं, जो भी हर्ष जी ने कहा सही बात है कि कश्मीर में जिस तरह से पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, अब वो इतिहास में हम नहीं जाएंगे कब हुआ, कैसे हुआ, किसकी सरकार थी, क्या हुआ। लेकिन संभल की अगर बात करें, एक तो रिपोर्ट आई, सरकारी रिपोर्ट है, सरकार ने कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट अभी तो पेश होनी है विधानसभा में भी, लेकिन लीक हो गई। ठीक है, हो जाती है, पत्रकारों का काम है, रिपोर्ट लीक हो जाती है। अब उस रिपोर्ट के मुताबिक उसमें उसके डिटेल्स ऐसे आएंगे, तो ये एक तो जांचना चाहिए कि जो पलायन हुआ, क्योंकि संभल में जो आबादी थी, जो 1951 की जनगणना के अनुसार 61,568 आबादी थी उसकी 1951 में संभल में, और नगरीय क्षेत्र में, जिसमें मुसलमानों की संख्या थी 43,667 यानी 71%, और हिंदुओं की संख्या थी 17,901 यानी 29%। और 2011 जो आखिरी जनगणना अभी तक की हुई है, उसके बाद जनगणना हुई नहीं अभी तक, उसमें जो जनसंख्या थी वो 2,20,813 थी, जिसमें मुस्लिमों की संख्या 1,71,514 लगभग 78%, तथा हिंदुओं की संख्या 48,581 यानी 22% थी। 2000 यानी
हिंदुओं की संख्या घटी जो है, और 29 से 22 हुई, और उनकी जो है 71 से 78 हुई, बढ़ी 7%। अब इसके बीच में जो ये रिपोर्ट आई कि और घट गई, 15% हो गई। तो कारण क्या है? क्या सांप्रदायिक दबाव की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं होगा, या इसके अलावा कई लोग रोजगार के कारण पलायन कर रहे हैं? तो सारी चीजें विस्तार से आनी चाहिए कि कितने परिवार सांप्रदायिक वातावरण के कारण पलायन कर गए, कितने परिवार रोजगार के कारण पलायन कर गए, कितने मुस्लिम परिवारों ने भी पलायन किया, और कितने बाहर से आके बसे। तो एक डिटेल रिपोर्ट इस पर आनी चाहिए, और हो सकता है उस रिपोर्ट में चर्चा हो चुकी, मेरे पास भी वो डिटेल नहीं आए हैं, और उस पर पूरी बहस होनी चाहिए शिद्दत के साथ। समाजवादी पार्टी भी उस पर करे और सरकार भी, और बिना राग द्वेष के, बिना उसको राजनीतिक मुद्दा न बना करके उसको उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफिक का एक गंभीर मुद्दा बनाना चाहिए। देखिए, अब बीजेपी राजनीति करेगी हिंदुओं का पलायन हो रहा है और वो हिंदू यात्रा निकालेगी, समाजवादी पार्टी करेगी कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वो अपनी यात्रा निकालेगी, और ये मुद्दा जो है वहीं का वहीं रह जाएगा। इसका कोई कारगर हल नहीं निकलेगा। जबकि जरूरत यह है कि पक्ष विपक्ष मिलकर के इसका कारगर हल निकालें कि क्यों पलायन हो रहा है और नहीं होना चाहिए। वैसे तो रोजगार भी, जैसा समीर जी ने कहा कि वहीं मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए रोजगार के कारण पलायन हो रहा है तो एक आर्थिक गतिविधि है। लोग हम आके दिल्ली में रह रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी इलाहाबाद से आ गए, आपका सब लोग, लेकिन ये आर्थिक आना जाना ये स्वाभाविक है। किसी एक की घटेगी और एक की बढ़ेगी। हाँ, लेकिन इस पर चिंता वाली बात है ना कि एक 15% रह गया और एक बढ़ रहा है, दूसरा चिंता वाली बात है। और क्यों बढ़ रहा है? हाँ, क्यों बढ़ रहा है? चीज मुझे लगता है मूल बात उसकी, और इस रिपोर्ट में 1953 शिया सुन्नी दंगा, 1953 के बाद 1956, 1959, 1962, 1966, 1976 और ये अभी जो दंगे हुए, तो जो इस रिपोर्ट में मूल रूप से है, ये इसमें लिखा हुआ है जनसंघ के एमएलए थे महेश गुप्ता, उनको भी चाकू मार दिया गया। जब डिटेल रिपोर्ट आएगी इस पर विस्तार से, की वजह से जितनी बार दंगे होते थे, छोटा सा लाइन पर जोड़ दूं ब्रेक से पहले कि विपक्ष को अगर सरकार की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है तो वो खुद एक कमेटी बनाए निष्पक्ष लोगों की, जांच करें, जाकर के काउंटर रिपोर्ट दें और उस पर बात करें। बात करेंगे ट्रंप की, जिन्होंने भारत पर 50% टैरिफ तो लागू कर दिया है, लेकिन अब अमेरिका में जो टैरिफ बम है ट्रंप का, वो उन्हीं की कोर्ट में फूट गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के खिलाफ कोर्ट ने डिसीजन दिया। 7-4 के मार्जिन से ट्रंप को कोर्ट से हार मिली। गुस्से में बौखलाए ट्रंप ने फैसले को गलत और पक्षपात वाला बताया। अमेरिका में इस वक्त ट्रंप की टैरिफ नीति बुरी तरह से घिर गई है। तो भारत में टैरिफ के चक्कर में बिहार में समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने बिहार से टैरिफ के मुद्दे को उठाया और कहा कि ट्रंप ने इस बार बीजेपी के मुंह पर भी टैरिफ लगा दिया है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर अपने देश में भी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अब ट्रंप का टैरिफ भारत पर लागू तो है, लेकिन उनकी जो कोर्ट है उधर से कह दिया गया है कि ये गलत है। ये 7-4 के फैसला सुनाया गया है जिसमें इस टैरिफ को गलत बताया गया है, लेकिन ट्रंप इससे नाराज हो गए और कह रहे हैं तो पक्षपात तरीके से फैसला सुनाया गया है। ये टैरिफ अभी भी लागू रहेगा। दबाव डालने की कोशिश है, लेकिन भारत अब नए जो आयाम है वो तलाश रहा है, भारत नए विकल्प तलाश रहा है, और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो यात्रा भी देखी जा रही है, जो वो जापान से होते हुए अब चीन पहुंचने वाले हैं। चीन में एससीओ की बैठक में शामिल होंगे और शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी या नहीं होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। बहरहाल जापान में सफल दौरा करके अब चीन के लिए प्रधानमंत्री जरूर रवाना हो चुके हैं और चीन पहुंचेंगे और वहां की जो तस्वीरें वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कैसे विपक्ष अभी भी ट्रंप के मुद्दे पर हमलावर है, ये आपको सुनवा देते हैं। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है।
अब भले ही विपक्ष को एक मौका मिल गया हो इस मसले पर मोदी सरकार को घेरने का, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि ट्रंप का ये टैरिफ अब उनके लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है। एक तरफ चीन से भारत की नजदीकियों को लेकर अमेरिका में चर्चा होने लगी है और खुद अमेरिका में इस फैसले को कोर्ट की तरफ से गलत बताया गया है, जिस पर ट्रंप जरूर नाराजगी जता रहे हैं। तो अपने देश में चुटकी लेने के लिए ठीक हो सकता है हर्षवर्धन जी विपक्ष के लिए, लेकिन ये टैरिफ ट्रंप ने क्यों लगाया और ट्रंप भी कैसे अब इसके परिणाम भुगतेंगे, ये धीरे धीरे करके सामने आ ही रहा है ना। देखिए, कई बार हम लोग चर्चा में भी कहते हैं कि मोदी देश नहीं है, देश मोदी नहीं है, कई बार ये कहते हैं। लेकिन आज सोचिए कितनी हल्की टिप्पणी राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में अखिलेश जी ने की है। वो कह रहे हैं कि टैरिफ लगा दिया है भाजपा के मुंह पर। देश और भाजपा एक हो गया है, देश और मोदी एक हो गया है, क्योंकि ये टैरिफ किसी भारतीय जनता पार्टी के कारोबार पर थोड़ी नहीं लगा है, ये टैरिफ तो भारत पर लगा है। और नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? नरेंद्र मोदी के लिए तो सबसे आसान था, जो ट्रंप कह रहे हैं वो मान लेते, दोस्ती बनी रहती, उनकी छवि अच्छी रहती, पीआर बढ़िया हो जाता, हवा पानी दुरुस्त रहती। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने कहा ना, हम तो नहीं मानने वाले। सवाल यह है कि ये अगर जो ट्रंप चाह रहे तो किसका नुकसान होता? उसी किसान का नुकसान होता, उसी दुग्ध पालक का नुकसान होता, उसी मछली पालक का नुकसान होता, उसी हमारे देश की कंपनियों का उन उत्पादों का नुकसान होता, वही नुकसान होता जो चाइना से हमारे यहां असेंबली लाइन दूसरी कंपनी आ रही। अब अगर ये सारे ही तो सुरक्षित नरेंद्र मोदी रख रहे हैं तो फिर तो आज उनकी प्रशंसा होनी चाहिए थी ना। आप मोदी से लड़िए ना, मोदी राजनीतिक तौर पर आपको जो जो कहना है वो सब कहिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि ट्रंप ने भाजपा के मुंह पर टैरिफ लगा दिया है तो फिर आप देश को, भाजपा को, देश को, मोदी को समानार्थी कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप खुद भाजपा का विरोध करते करते देश के विरोध तक पहुंच गए हैं। यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ट्रंप को अपने ही देश में जिस तरीके की आलोचनाओं का सामना विनोद जी करना पड़ रहा है, और अभी हाल ही का ये फैसला हम कोर्ट का लें जिसमें 7-4 के मार्जिन से फैसला आया और इस फैसले को गलत बताया गया। हालांकि ट्रंप अपने अलग मिजाज के हैं, वो कह रहे हैं ये तो बड़ा पक्षपात फैसला है, हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन ये तो है, चर्चा तो वहां भी हो रही है कि भारत पर टैरिफ लगाना एक गलत फैसला है। देखिए, टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, ट्रंप वहां के राष्ट्रपति है, लेकिन अमेरिकी समाज इस बात को समझता है कि भारत के साथ रिश्ते कितने महत्वपूर्ण है उसके लिए, और भारत उसमें चीन के जितना करीब जा रहा है, रूस के करीब जा रहा है, वो अमेरिका के हित में तो नहीं है। इस बात को अमेरिकन, वहाँ का इंटेलिजेंसिया, वहाँ का सिविल सोसाइटी, वहाँ का समाज समझता है, इसीलिए वहाँ इसका विरोध हो रहा है। ट्रंप की जहाँ तक बात है, ट्रंप तो कोर्ट का कोई फैसला मानते ही नहीं है। वो हार्वर्ड के छात्रों वाले पे कोर्ट ने फैसला दिया। इसके अलावा अभी जो उन्होंने नेशनल गार्ड्स तैनात किए उसको लेकर के भी वहाँ काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन वो तो चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को इतने असीमित अधिकार प्राप्त हैं कि वो पूर्व उलट सकते हैं सारे फैसलों को, इसलिए ट्रंप उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि ट्रंप का टैरिफ जो है वो भारत पर टैरिफ है, वो किसी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी या किसी पर टैरिफ नहीं है, वो भारत के कारोबारियों पर है, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पर है, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट जो ये MSMEs हैं उन पर टैरिफ है, और ये नुकसान जो भी होगा भारतीय अर्थव्यवस्था को होगा। तो मुझे लगता है देश के सभी राजनेताओं को ट्रंप के टैरिफ वॉर से खुश होने की बजाय भारत के साथ भारत सरकार इसका कैसे मुकाबला करे और कैसे इस जटिल स्थिति से भारत निकले। देखिए, हम लोग जान रहे हैं इस समय, एक तो 25,000 करोड़ का पैकेज देने का फैसला भारत सरकार ने किया, ये फंड बनाया है। दूसरा, और भी तरीके से अभी बाजार दूसरे जो है उनको खोलने की बात हो रही है, ढूंढने की बात हो रही है, खोजने की, ये सब तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि टैरिफ वार जो अमेरिका का है इसको भारतीय संदर्भ में देखना चाहिए। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, घरेलू, उसका हिस्सा इसको नहीं बनाना चाहिए। ये क्योंकि कुल मिलाकर के उसका जो भी परिणाम है ना, वो तो सब झेलेंगे, वो तो भारत की अर्थव्यवस्था झेलेगी, भारतीय उद्योगपति झेलेंगे, भारतीय मध्यम उद्योग, लघु उद्योग झेलेंगे, उत्तर प्रदेश में भी झेलेंगे, गुजरात में भी झेलेंगे, पंजाब में भी झेलेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर जो है कम से कम देश में एक राय होनी चाहिए। अब देखिए, हम ये भी जान रहे हैं कि ट्रंप ये टैरिफ वॉर क्यों इस वक्त भारत के साथ छेड़े हुए हैं। अलग अलग तरीके की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। एक और नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 3 वजह सामने आई कि ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाया भारत पर एकाएक, या वो मनमानी पर क्यों अड़े हुए हैं, या दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जेफरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 50% टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी है। ट्रंप मई में भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता करना चाहते थे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को
स्वीकार नहीं करेगा। और भारत ने हर प्लेटफॉर्म से कहा, ट्रंप ये कहते रहे कि उन्होंने मध्यस्थता की है, ट्रंप ये कहते रहे कि उनके कहने पर या बिजनेस की धमकी देने पर, व्यापार की धमकी देने पर भारत ने सीजफायर किया, लेकिन भारत ने हर एक मन से इस बात को नकारा और ये कहा कि हम तीसरे किसी भी देश का हस्तक्षेप इसमें कबूल नहीं करेंगे। और इसी पर ट्रंप आग बबूला हो गए हैं और भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का फैसला उन्होंने ले लिया है। दरअसल ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दुनिया के कई युद्ध खत्म करवाए, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन भारत के केस में उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, झटका लग गया। भारत ने खुलकर अपना पक्ष रखा और ये बता दिया कि अमेरिका की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है, इसीलिए ट्रंप खफा है। और दूसरा, रशिया यूक्रेन का वॉर रुकवाने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वॉर रुक नहीं रहा है। अभी भी रूस ने हमले बड़े तेज कर दिए हैं और इसका ठीकरा भी भारत पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है कि भारत जब तक तेल खरीदना बंद नहीं करेगा रशिया से, रशिया को पैसा मिलता रहेगा और रशिया ऐसे ही अटैक करता रहेगा। तो यह व्यक्तिगत जो एक गुस्सा है ट्रंप का यहां देश से, वो सामने आ रहा है समीर जी, और इसे नकारना नहीं चाहिए ना। भारत ने साफ कहा आप नहीं हैं, आप कोई नहीं है, यू आर नोबडी, कि आप हमारे भारत और पाकिस्तान के मसलों में बोलेंगे, आप सीज फायर करवाएंगे। और यही ट्रंप शायद ईगो पर ले गए और टैरिफ का दबाव डालने लगे। निश्चित रूप से ट्रंप को इस बात की नाराजगी होगी और उससे बड़ी नाराजगी इस बात की होगी कि भाई पाकिस्तान ने तो मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, भारत क्यों नहीं कर रहा। अगर भारत भी नॉमिनेट कर देता तब भी शायद उनका, मुझे लगता है 25% टैरिफ से वो डिस्काउंट दे देते उस बात को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का बहुत क्लियर रहा है कि भी देश के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। और जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन कहता रहा है कि भाई आप रशिया से ऑयल खरीदो, क्या यूरोपियन कंट्रीज वहां से नहीं खरीद रहे? और जो भारत ऑयल खरीद के उसको सेल करता है बाद में, तो क्या अमेरिका भारत से नहीं खरीद रहा है? तो इस तरीके से आरोप लगाना और अपनी निजी महत्वाकांक्षा या निजी अपनी सनक के चलते अपने देश को खतरे में डालना है, उन्हें अमेरिका के लिए भी खतरे में डाला है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आया है ऑब्जर्वेशन कि भाई एक राष्ट्रपति को आयात पर असीमित शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है, यह काम संसद का है और ट्रंप अपने अधिकारों का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी टिप्पणी ट्रंप के खिलाफ आई है। हालांकि अभी ट्रंप के इस पर रोक नहीं लगाई गई है, ट्रंप अभी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के इस पर रोक लग जाती है, दुनिया में तो ट्रंप की किरकिरी हो रही है, अपने देश के अंदर ट्रंप की क्या स्थिति की। और आज भारत की स्थिति देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन का दौरा जापान करके अब जब चीन जा रहे हैं, तो वहां जापान से 150 से ज्यादा समझौते हुए हैं और 10 साल के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जापान भारत में करने वाला है। और प्रधानमंत्री तो उस बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री मोदी ने सवारी करी है जो भारत में आने वाली है। और विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी आनंद ले रहे हैं ट्रेन का, बुलेट ट्रेन में घूम रहे हैं। अरे भाई, वो ट्रेन भारत आने वाली है, प्रधानमंत्री उन लोगों से भी मिले, लोको पायलट से, जो इस ट्रेन को भारतीय नागरिक वहां जाकर जो सीख रहे हैं और देश में चलाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री देखने गए थे, बुलेट ट्रेन 2030 में भारत में भी चलने वाली, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी जापान की एक बहुत सक्सेसफुल यात्रा के बाद अब चीन जा रहे हैं, तो जापान का दौरा सक्सेसफुल रहा है। अब ट्रंप की नजर होगी कि चीन पर जब जाएंगे तो शी जिनपिंग और पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी। उसके बाद जब चीन के साथ नए व्यापार के समझौते होंगे, तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को तो अभी आधा झटका लगा है। बड़ा झटका तो प्रधानमंत्री मोदी के चीन के जाने के बाद ट्रंप को लगने वाला है। और आने वाले दिनों में तय है कि ट्रंप खुद घुटने टेकेंगे और जो टैरिफ उन्होंने लगाया है वो वापस करेंगे कि भारत तो इससे उभर जाएगा, लेकिन अमेरिका की जनता को जो महंगाई की मार झेलना पड़ेगी, उससे ट्रंप कैसे बचेंगे। अब जापान की आप बात करें तो जापान में जिस तरीके का स्वागत प्रधानमंत्री का हुआ और जापान के प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री के साथ रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ, वो तस्वीरें भी देखनी चाहिए। और उसी तस्वीरों को देखकर अमेरिका के जो लोग हैं वो अब ट्रंप के इस फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि अपने इस दौरे में सबसे पहले मोदी जापान पहुंचे हैं, आज जापान में बुलेट ट्रेन की सवारी की और वहां के 16 प्रांतों के राज्यपालों से भी मुलाकात पीएम ने की। जापान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच कई अहम समझौतों पर बात बनी। जापान ने अगले 10 साल में भारत में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि जापान का यह कदम अमेरिका एशिया रिश्तों पर असर डाल सकता है और भारत जापान साझेदारी और भी मजबूत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा का मकसद भी यही था कि भारत और जापान के बीच रिश्ते और मजबूत हों, व्यापार बढ़े। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है, तो वहीं पश्चिमी विशेषज्ञों ने ट्रंप की टैरिफ नीति को आत्मघाती कदम भी बताया है। तो एक तरफ ट्रंप हैं जो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बार बार टैरिफ लगा रहे हैं, 50% टैरिफ भारत पर लागू हो चुका है। तो दूसरी तरफ पीएम है जो जापान का अपना दौरा खत्म करने के बाद अब चीन निकल चुके हैं। लेकिन देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब आज बुलेट ट्रेन की सवारी करने के लिए निकले थे, तो जापान के लोग भी पीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए
उमड़ पड़े थे। लेकिन ये दौरा वैसे भी काफी खास रहा है क्योंकि इस दौरे में बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, बहुत सारे जो रिश्ते हैं, जो साझेदारी है, उसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण रहा है और यहीं से एक संदेश पूरी दुनिया को जा भी रहा है। हर्षवर्धन जी, जापान में हमने देखा पूरे टाइम वहां के प्रधानमंत्री इशिबा PM के साथ रहे, जगह जगह पर घूमे। जापान से फिर से PM ने कहा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी एक रास्ता यहां से दिखाया जा रहा है कि भारत अब कैसे वर्ल्ड ऑर्डर तय कर सकता है। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, भारत और जापान के बीच में जो समझौते हुए हैं, लगभग कुल 170 के आसपास अलग अलग समझौते हुए हैं। अगले 10 साल में भारत और जापान किस तरह के कारोबारी रिश्ते करने वाले हैं, उसमें टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर स्पेस से लेकर स्ट्रेटेजिक मूव से लेकर कल्चर एक्सचेंज से लेकर, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम जापान के साथ समझौता नहीं करने जा रहे हैं। जापान के साथ हम पहले से साझेदार रहे, चीन के खिलाफ क्वाड में साझेदार रहे। जापान जो वहां की टेक कंपनियां हैं, वो भारत में उनका अपना एक बाजार है, भारत उनके साथ। और हम लोग तो कई बार भूल जाते हैं कि मारुति सुजुकी हुआ करती थी, अब वो सिर्फ सुजुकी है। टोयोटा हमारे देश के हर हिस्से में आपको नजर आ जाएगी। जो जापानीज ब्रांड हैं वो हमारे घर घर में दिख जाते हैं, लेकिन उनसे हमें उस तरह का दुराव नहीं दिखता क्योंकि वो हमारा ऐसा देश है जो मित्र देश है। अब अगर भारत और जापान के बीच में होता है तो दो चीजें होंगी। जब वो कह रहा है कि हम अगले 10 वर्षों में 17 ट्रिलियन येन, जापानी येन, उसको हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, यानी वो प्लेज कर रहा है। तो यानी दो चीजें होंगी, जापानीज कंपनियां वो भारत में आने वाली हैं और वो कारोबार, वो बाजार भारत की तरफ शिफ्ट होगा, यहां से एक्सपोर्ट मार्केट भी तैयार होगा। तो हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि चीन और अमेरिका दोनों के सामने हमने एक बेहतर कुशन तैयार कर लिया है, या कहें कि अरेंजमेंट एक ऐसा कर लिया है, तो ये बहुत बेहतर है। और आपने देखा ही कि बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री वहां के प्रधानमंत्री के साथ घूम रहे थे, वो बुलेट ट्रेन यहां भी आने वाली है। अब तो उसका कई स्टेशन भी तैयार हो गए, बड़े शानदार वो स्टेशन दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं। तो बुलेट ट्रेन की गति से ही भारत जापान समझौता हो रहा है। अब देखिए, जापान के बाद PM चाइना के लिए भी रवाना हो गए हैं और चाइना पहुंचने से पहले अब कैसे चाइना के अखबारों में हेडलाइन बन रही है भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर है। PM मोदी चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। PM मोदी के स्वागत के लिए चीन में भव्य तैयारी है। माना यह जा रहा है कि PM मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। और चीन के अखबार जो लिख रहे हैं वो आपको जान लेना चाहिए। चीन के अखबार PM मोदी के सम्मान में कसीदे पढ़ रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स तो इसे दुर्लभ मौका करार दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन अब प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर रिश्तों को देख रहे हैं। ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा है। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ अटैक पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा होगी, लेकिन जो चीन के अखबार लिख रहे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। PM मोदी के चीन दौरे को दुनिया अमेरिका के टैरिफ से जोड़कर देख रही है। बार बार ड्रैगन और एलिफेंट के साथ आने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान यात्रा के दौरान भी कहा कि भारत और चीन का मिलकर काम करना वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए बेहद जरूरी है। PM मोदी के चीन यात्रा को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत और चीन को वैश्विक विकास का जुड़वा इंजन बताया। अखबार ने लिखा कि दोनों देश भारत और चीन अपने सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। अखबार ने PM मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए लिखा है कि चीन और भारत के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। तो वहीं अमेरिका को नसीहत देते हुए यह भी कहा गया है कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। तो ये चीन और भारत के बेहतर होते संबंधों की कहानी है जो वहां के अखबार भी बयां कर रहे हैं, विनोद जी। और अब तो जब PM पहुंचेंगे देखेंगे कैसा उनका वहां पर स्वागत होता है। और शी जिनपिंग से जब मुलाकात होगी, अब व्लादिमीर पुतिन से जब मुलाकात होगी, तो क्या बातें निकलकर सामने आती है। बहरहाल बज़ है PM की इस यात्रा को लेकर। निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि 7 साल या 6 बाद जो है 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हैं। उसके पहले वो वुहान गए थे और 2 या 3 बार जा चुके हैं। डोकलाम वाला जब गतिरोध हुआ था तो प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद ही वो जो है क्या कहते हैं टूटा था। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, सबसे पहले उन्होंने शी जिनपिंग को ही बुलाया था अहमदाबाद में और उनका स्वागत किया था। उसके बाद महाबलेश्वरम, मल्लापुरम में भी शी जिनपिंग आए थे। तो एक रिश्तों का एक इतिहास तो रहा है चीन के साथ, लेकिन चीन और भारत के रिश्तों में दिक्कत ये रही कि खट्टे मीठे होता रहा मामला।
नेहरू जी के ज़माने से लेकर के कभी तो हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील सब चला, और उसके बाद फिर 62 आ गया। फिर वो होते होते फिर 86 में राजीव गांधी की यात्रा से संबंध बड़े सुधरे। वो फिर नरसिम्हा राव, अटल जी, मनमोहन सिंह और मोदी जी तक बहुत बढ़िया रहा और सारे व्यापारिक रिश्ते सुधर गए। और फिर अचानक सीमा पर जमावड़ा हो गया चीनी फौजों का और गलवान हो गया, फिर मामला बिगड़ गया। और उसी की वजह से G20 में शी जिनपिंग नहीं आए, उन्होंने प्रधानमंत्री भेजा। लेकिन उस बात को किनारे रख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं, इसलिए कि संबंध हमारे अच्छे हों। हालांकि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया था, न सिर्फ बयान से बल्कि हर तरह से पाकिस्तान खड़ा हुआ था, लेकिन भारत ने उसको भी बुला दिया। और इसलिए बुला दिया बड़े उद्देश्य के लिए, छोटी चीज़ें बुलाने की जो भारत की जो नीति रही है कि भाई इस समय अमेरिका जिस तरह तेवर दिखा रहा है, ऐसे में भारत को अपने 2 बड़े सहयोगी उसके जो बल्कि 3 जापान को मिला के, जापान, भारत, चीन और रूस के साथ संबंध बना के कम से कम एक नया, दरअसल ये जो दुनिया है इसमें ये बहुध्रुवी दुनिया हो गई है। अब ये 2 ध्रुवी दुनिया नहीं है, ना मल्टीपोलर है ना सिंगल पोलर, ये ना सिंगल पोलर है बाइपोलर है, ये बहुध्रुवी दुनिया है। और बहुध्रुवी में हर देश अपने हिसाब से अपने रिश्ते तय करता है। अब वो नहीं है कि सोवियत ब्लॉक में है तो सोवियत संघ क्या करेगा उसके हिसाब से चलेंगे, और उस ब्लॉक में है अमेरिकन ब्लॉक में तो उससे, अब तो हर देश अपने हिसाब से चलेगा। तो भारत ने भी इसीलिए चीन की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जयशंकर जी गए, डोभाल साहब गए, और उसके बाद ये क्या कहते हैं गतिरोध टूटा, और अब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। देखिए भारत और चीन के बीच में व्यापारिक रिश्ते तो हैं, हालांकि ट्रेड बैलेंस में चीन बहुत मतलब हमारा संतुलन है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी जो बात है, शायद हमारे मित्र लोग जो आर्थिक मामलों के, क्योंकि चीन हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो थोड़ा इसको लेकर के चिंतित भी है, क्योंकि जिस तरह चीन अपनी सस्ती वस्तुएं फिर से डंप करेगा तो वो एक हमारे लिए चिंता का विषय है। उसका भी हल भारत निकालेगा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर रिश्ते सुधर रहे हैं, सीमा विवाद पर कोई सार्थक चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत तो बुद्ध का देश है और चीन बौद्ध धर्म माना गया है, तो ये एक सांस्कृतिक एकता भी है दोनों देशों के बीच में। तो मुझे लगता है कि जापान, चीन, रूस के साथ भारत का सहयोग अमेरिका पर भी दबाव बनाएगा कि भाई तुम्हारे टैरिफ वार से हम डरने वाले नहीं है। साथ ही साथ वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ आएगा अगर ये देश एक साथ आते हैं, और पाकिस्तान पर भी दबाव बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 2 ही देशों के दम पर उसका वो होता है, कूदता है, चीन और अमेरिका। पूर्व एनएसए हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प फोर्सिंग इंडिया टू सिट विद चाइनीज। ये चर्चा होने लगी है कि ट्रंप ने ये फोर्स कर दिया है, खुद ही चाइना की तरफ भारत को धकेल दिया है और चाइना के साथ बैठकर इसीलिए अमेरिका में इससे विरोध हो रहा है। हाँ, इसीलिए विरोध हो रहा है कि भारत जो एक बड़ा मार्केट है, भारत जो कई लिहाज से अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, वो भारत चाइना की तरफ मूव कर रहा है। और वो तस्वीरें जब आएंगी वाकई में वो अमेरिकन के लिए चिंताजनक होंगी। समीर जी, जब ये चर्चा वहां के पूर्व एनएसए कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप फोर्सिंग इंडिया टू सिट विद चाइनीज, तो समझा जा सकता है कि इंपैक्ट हो रहा है इस यात्रा का। निश्चित रूप से। और प्रधानमंत्री मोदी अगर जा रहे हैं चीन तो ये तय मानिए कि काफ़ी बातचीत पहले हो गई कि जिस तरीके से विदेश मंत्री होकर आए थे, जिस तरीके से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री चीन होकर आए थे, और जिस तरीके से तमाम डेलीगेशन पहले चाइना का दौरा कर चुका है, अभी चीन के विदेश मंत्री भी भारत दौरा करके गए थे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सी बातें भारत और चीन के बीच में हो चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से जापान का दौरा सक्सेसफुल रहा है, चीन का दौरा भी बहुत सक्सेसफुल होगा और आर्थिक स्तर पर भी बहुत एमओयू साइन होंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट की बातें होगी। सीमा सुरक्षा का जो विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच, मुझे लग रहा है उसमें भी बहुत प्रगति आगे देखने को मिलेगी। और ये तय है कि भारत और चीन अगर करीब आते हैं तो दोनों देशों के लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी ज्यादा अच्छा है कि चीन आपका पड़ोसी है, आपकी बाउंड्री आप उससे शेयर करते हैं, दोनों एक बड़े आर्थिक संपन्न देश है। चीन दुनिया की दूसरी ताकत है और भारत आज तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हो चुका है, लगभग बन गया है। तो आने वाले समय में भारत चीन बनने वाला है। तो निश्चित रूप से भारत और चीन अगर मिलते हैं, साथ में आते हैं, तो दुनिया के लिए एक और एक 11 बनेंगे। और अमेरिका लेके चिंता की बात होगी कि भारत और चीन अगर एक हो जाते हैं तो अमेरिका के पास सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसकी दम पर कोशिश वो कर रहा है। तो मुझे लग रहा है भारत और चीन अगर साथ में आते हैं, और उसमें अब रशिया भी कल है, अगर तीनों की तिकड़ी बनती है तो निश्चित रूप से ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होगा और भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। एक घटना का और जिक्र कर दूं, 3 अक्टूबर को इसमें जो है 3 सितंबर को चीन में उनकी जो नेशनल परेड हो रही है उसमें 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग ले रहे हैं और अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड होगी। मतलब चीन एक तरह से अमेरिका को संदेश दे रहा है
कि अगर तुम्हारा एक ब्लॉक है तो उससे बड़ा ब्लॉक हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है सर, अब देखिए कार्यक्रम को अंत करने का वक्त आ गया, लेकिन इस बीच एक पॉजिटिव खबर के साथ अपना ये जो कार्यक्रम है वो हम खत्म करेंगे। जिस भारतीय इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, उसी अर्थव्यवस्था ने दुनिया में सबसे बड़ी छलांग लगाई है। पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की तस्वीर सामने आई है। भारत की जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई है। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। सर्विस एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से ये ग्रोथ मिली है, जिसे डेड इकोनॉमी ट्रंप बता रहे थे। वो देख लें तस्वीरें कि भारत की ग्रोथ क्या है। एक लाइन फिर मैं जोड़ दूं, चूंकि आपने बस एक छोटी सी लाइन, सिर्फ एक लाइन। यूएस इकोनॉमिस्ट हैं रिचर्ड वुल्फ, उन्होंने कहा है यूएस एक्शंस अगेंस्ट इंडिया लाइक ए माउस हिटिंग एन एलिफेंट, इट इज फनी नॉट स्कैरी। बिल्कुल, देखिए यही चर्चा पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विनोद जी और समीर जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।